प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कोर मॉड्यूल्स क्या होते हैं। ऐसे मॉड्यूल्स जिनको कि अलग से इंस्टॉलेशन की नीड नहीं पड़ती, आपके पास इनबिल्ट होता है। Node.js इंस्टॉलेशन के साथ ही आपको वो सारे के सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। अब उसी में से एक मॉड्यूल है आपके पास फाइल सिस्टम। काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, काफ़ी सारे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन सबसे पहला डिस्कस करेंगे हम लोग फाइल सिस्टम। और बहुत ही तगड़ा मॉड्यूल है। अब जितने भी कोर मॉड्यूल्स हैं ना, या एक्सटर्नली ही आप कोई डाउनलोड कर रहे हो, तो सारे के सारे मॉड्यूल्स अपने आप में बहुत तगड़े हैं। बहुत लेंदी कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेंदी कह सकते हो, मतलब थोड़े ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये तो अच्छी बात है, आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो उसी तरीके से फाइल सिस्टम में भी आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। इवन हर एक मॉड्यूल में आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप बैक एंड डिज़ाइन कर रहे हो। एक तरह से आप पूरा का पूरा सिस्टम के साथ ही इंटरेक्ट कर रहे हो। आप सर्वर बनाने का काम कर रहे हो कि कोई डेटा रिक्वेस्ट करेगा तो किस तरीके से आपके पास यहाँ पे डेटा स्टोर होगा, या रिट्रीव होगा, या डिलीट होगा। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो इसलिए बैकएंड अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और इसलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हर एक चीज़ को एकदम डेप्थ में लेके मत बैठ जाना एक ही बार में। करते करते सीखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं सारी की सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन इतना भी नहीं कि एकदम दिमाग का दही हो जाए एंड समझ में आना बंद हो जाए। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जो कि प्रोजेक्ट करने के दौरान ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगी। अगर नहीं भी आ रहा है समझ में, तो लोड लेके नहीं बैठ जाना है कि अरे नहीं, मतलब अजीब सा है, इसका क्या यूज़ है, किस लिए कर रहे हैं। देखो, सबका यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें तो आपको अभी बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अटैच हो जाएगा आपके दिमाग के साथ कि हाँ, इस तरीके से यूज़ करना है, या आपने कभी उस तरीके की चीज़ें देखी है तो आपको कनेक्ट कर जाएगा। लेकिन ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी। तो इसलिए यहीं से डिमोटिवेट होना स्टार्ट मत हो जाना। और समझाऊंगा तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं फाइल सिस्टम। सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फाइल क्या होता है, डायरेक्टरी क्या होता है, अगर वही नहीं जानते तो फिर फाइल सिस्टम कैसे ही आपको समझ में आएगा। बेसिकली कोड के साथ काम करने वाले, ऐसा नहीं कि राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर पे क्लिक किया एंड फोल्डर बना दिया एंड फाइल को डिलीट कर दिया राइट क्लिक करते। तो इस तरीके का काम नहीं, हम लोग कोड के साथ काम करने वाले हैं ऑब्वियसली। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले तो फाइल क्या होता है। फाइल से पहले डायरेक्टरी क्या होता है। डायरेक्टरी मतलब सिंपल सा आप समझो फोल्डर। जो विंडो में आप फोल्डर बनाते हो, फाइल बनाते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ है। तो डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। अब फोल्डर क्यों बनाते हो? किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर आपके हो सकते हैं, साथ ही साथ हो सकता है आपके पास फाइल हो, तो मल्टीपल फोल्डर हो सकते हैं, उसके अंदर फाइल हो सकता है, फिर फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फाइल, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन फाइल के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट होगा, अलग से आप उसके अंदर कुछ नहीं बना सकते। तो ये आपको पता है। जैसे एक जावास्क्रिप्ट का नाम का फोल्डर मैंने बना दिया, अब इसके अंदर मल्टीपल जावास्क्रिप्ट के फाइल्स रख सकता हूँ। अगर और ऑर्गेनाइज करना है इसके अंदर कुछ, तो मैं और फोल्डर बना सकता हूँ, उसके अंदर फाइल रख सकता हूँ। तो डायरेक्टरी इज नथिंग बट फोल्डर। ठीक है, तो जहां भी डायरेक्टरी वर्ड आप सुन रहे होगे, आपको फोल्डर क्लिक करना चाहिए। और फाइल, फाइल आप जानते हो, जैसे जेएस फाइल हो गया आपके पास, जिसमें आप जेएस का कंटेंट रख रहे हो। डॉट एचटीएमएल फाइल, एचटीएमएल का कंटेंट रख रहे हो। डॉट टीएक्सटी फाइल, आप टीएक्सटी का कंटेंट रख रहे हो। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट रख रहे होते हो, डेटा रख रहे होते हो। तो एक्चुअल डेटा आपके पास प्रेजेंट होता है फाइल के अंदर। ठीक है, और डायरेक्टरी ऑर्गेनाइज करने के लिए आप यूज करते हो। तो व्हाट डज ए फाइल सिस्टम डू, अब ये बताने की जरूरत है नहीं। फाइल सिस्टम आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, बेसिकली डेटा स्टोर करने का काम करता है। डेटा रिट्रीव कर सकते हो, बड़े डेटा रख सकते हो, छोटे डेटा रख सकते हो, हर तरीके के कंटेंट रख सकते हो, सारे के सारे टास्क कर सकते हो। तो ये बताने की नीड है नहीं। और अगर आपको लगता है कि नीड है और जानने की, तो आप जान सकते हो। वेयर आर द फाइल स्टोर। अब फाइल स्टोर कहाँ होगा? तो सबसे पहले तो ये दिमाग से कंफ्यूजन दूर कर लो कि अभी हम लोग जो फाइल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, Node.js में पढ़ रहे हैं, तो Node.js का कोई अलग से सर्वर होगा जहाँ पे जाके फाइल स्टोर होगा एंड ETC टास्क होगा। नहीं, आप अपने पीसी को ही एक सर्वर बना रहे हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो बाकी बाद में जब होस्टिंग करेंगे तो जो भी मशीन वगैरह हम लोग बनाएंगे क्लाउड पे, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल तो देखो, सर्वर अलग कुछ नहीं होता है। मैंने जावास्क्रिप्ट में भी आपको काफी बार बता रखा है, एक पीसी ही है, उसी को आप सर्वर बना रहे हो। उसी के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप खेलोगे, उसी के अंदर डेटा रखोगे और उसी से रिट्रीव करके यूजर को भेजोगे। तो आप अपने पीसी को ही एक सर्वर बनाने वाले हो। ठीक है, तो ये बस आप ध्यान में रखना कि फाइल आपके पास आपके सिस्टम में ही स्टोर होना है। अब वो डिपेंड करता है कि आप पाथ कहाँ दे रहे हो, जहां पाथ दोगे वहां स्टोर हो जाएगा। ब्राउजर वर्सेस Node.js फाइल सिस्टम मैंने आपको बता रखा है। ब्राउजर स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट में ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होती है, फ्रंट एंड के लिए होता है। Node.js में आपके पास ऑब्वियसली सर्वर बनाना है, तो आप पीसी से रिलेटेड सब सारे टास्क कर सकते हो। पीसी मैं बोल रहा हूँ, सिस्टम से रिलेटेड आप सारे के सारे टास्क कर सकते हो। आप ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत किए बिना तो फाइल्स आपका बनेगा नहीं। तो ऑब्वियसली Node.js वो सारी के सारे काम करने में सक्षम है।
तो हाउ एप्लीकेशन इंटरेक्ट विथ फाइल्स, तो सबसे पहले तो यही आपको जानना पड़ेगा कि एप्लीकेशन डायरेक्टली फाइल के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, बीच में आता है ऑपरेटिंग से। अब देखो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये कहीं भी अगर आप कंप्यूटर ही अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उसी में आपको ये सारी की सारी बता दी जाती है, बेसिक बच्चों वाली चीज़ें हैं कि एप्लीकेशन आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है एंड फिर आप फाइल के साथ काम वगैरह कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू फाइल्स को इंटरेक्ट कराना पड़ेगा। कोड आपके पास अवेलेबल है, बाकी काम आपका Node.js कर देता है, ठीक है। तो Node.js ये सारे के सारे टास्क कर सकता है। इन शॉर्ट आप समझो कि आपके सिस्टम में फाइल बनाने का काम कर सकता है, फाइल डिलीट करने का काम कर सकता है, रीड करने का काम कर सकता है, डायरेक्टरी बनाने का काम कर सकता है, रीनेम मूव सब करने का काम कर सकता है। तो कंप्लीट पैकेज, इवन स्ट्रीम वगैरह सब कुछ, ठीक है। हालांकि वो सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्टली अभी नहीं देखेंगे हम लोग, बट हाँ बहुत डिटेल में आपको सारी की सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इतना आपको समझ में आ गया, बाकी और समझ में आएगा अभी आप कोड देखोगे तो। और ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और लास्ट में एक चीट सीट जैसा भी कुछ है आपके पास, क्योंकि ये सारे के सारे कमांड्स वगैरह ध्यान में नहीं रहते हैं, या किस कमांड से क्या करना है, किस तरीके से करना है। हालांकि गूगल पे सब मिल जाएगा, लेकिन समझने के लिए एक बढ़िया प्यारा सा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से मैंने आपके लिए बनाया है, जिससे कि एक बारी में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अगर बीच में कुछ समझ नहीं भी आ रहा है तो परेशान नहीं होना है, लास्ट में सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो एफएस मॉड्यूल में आपके पास 3 वे होते हैं, और ये तीनों वे समझेंगे। मैं एक में आपको बताऊंगा, या 2-3 में आपको बता दूंगा, या एक में भी बताऊंगा, तो बाकी सब में वही सेम अप्रोच है। सबसे पहला राइट फाइल ही देखते हैं, ठीक है। राइट फाइल देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले VS कोड ओपन करूंगा, एंड यहाँ पे एफएस मॉड्यूल वाले फोल्डर के अंदर हूँ मैं। आप जहाँ भी कोड अपना ऑर्गेनाइज कर रहे हो कर लेना। index.js में बनाता हूँ, और इसको थोड़ा सा जूम कर देंगे ताकि अच्छे से आपको दिखे, ठीक है। दिख रहा है, और इसको भी ओपन रखेंगे क्योंकि फाइल वगैरह बनेगा तो दिखना भी तो चाहिए। तो मैं यहाँ पे राइट करना है मुझे फाइल। सबसे पहले तो एफएस मॉड्यूल चाहिए आपको, फाइल सिस्टम मॉड्यूल चाहिए आपको। तो कॉन्स्ट एफएस इज इक्वल टू रिक्वायर, बाई डिफॉल्ट तो कॉमन जेएस से ही हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो रिक्वायर एफएस, ठीक है। तो एफएस आपको मिल गया। अच्छा सच में क्या? हाँ सच में। CLG करके आप चाहो तो ये देख भी सकते हो, यहाँ आपके पास आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो एरर एक मिल गया, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एफएस नहीं मिल रहा है। बेसिकली मैं कमांड ही गलत लिख रहा हूँ। यहाँ पे नोड index.js होगा ना, फाइल का नाम हमारा है index.js, तो index.js रन करना है ना कि नोड जेएस। तो नोड index.js अभी देखो आपके पास यहाँ पे सारी की सारी चीज़ लॉग हो रही है एफएस से रिलेटेड, बस बट इस तरीके से लॉग नहीं करना है। आपने इंपोर्ट कर लिया, फाइल सिस्टम मॉड्यूल आपके पास आ गया, आपके पास पूरा का पूरा पावर है। अब फाइल सिस्टम से रिलेटेड टास्क करने के लिए आप रीड राइट सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे पहला बिल्कुल सिंपल सा एक राइट करके देखते हैं फाइल को। तो मैं बोलूँगा fs.write फाइल सिंक। अब सिंक क्यों? सिर्फ राइट फाइल नहीं, आपके पास राइट फाइल भी होता है, आपके पास राइट फाइल सिंक भी होता है। तो सिंक रिप्रेजेंट करता है सिंक्रोनस कोड को। आपके पास 2 चीज़ें होती है जावास्क्रिप्ट में, आपने डिटेल में पढ़ा है, सिंक्रोनस असिंक्रोनस। सिंक्रोनस लाइन बाय लाइन चलता है, बीच में एक भी फेल हो गया तो आगे नहीं चलेगा। बेसिकली एक कंप्लीट होगा तभी दूसरा चलेगा, दूसरे का वेट करेगा, दूसरा कंप्लीट होगा फिर तीसरा चलेगा। तो ये हो गया सिंक्रोनस। असिंक्रोनस चल रहा है, ये रिजल्ट आया भी नहीं है, वो कहता है आगे का कोड रन कर सकता है। बेसिकली नॉन ब्लॉकिंग, एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब ब्लॉक करेगा, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस। तो सिंक मैं आपको पहले क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि सिंपल है सिंक। तो राइट फाइल सिंक, मैं यहाँ पे बेसिकली फाइल का नाम दूंगा, तो फाइल का नाम मैं दे देता हूँ hello.txt, और मैं उसके अंदर का कंटेंट दे देता हूँ दिस इज कंटेंट, बस सिंपल सा, ठीक है। कुछ एक फालतू सा मैंने कंटेंट दे दिया, फाइल का नाम मैंने दे दिया hello.txt, और मैंने बोल दिया दिस इज कंटेंट। तो एक फाइल बनेगा, कौन सा फाइल? hello.txt। उसके अंदर कंटेंट क्या होगा? दिस इज कंटेंट जैसा एक कंटेंट हो जाएगा। अच्छा, और ये hello.txt कहाँ पे बनेगा? तो ऑब्वियसली अभी हम लोग किस फोल्डर के अंदर हैं? C8 FS मॉड्यूल वाले फोल्डर के अंदर हैं, और Node.js हम लोग और node index.js हम लोग उसी के अंदर रन कर रहे हैं, तो वहीं पे आपका ये फाइल बन जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, node index.js। तो ये देखो कोड के थ्रू हमने कोई राइट क्लिक करके एंड फिर फाइल का नाम देके एंड फिर क्लिक करके नहीं बनाया। हमने कोड लिखा, कमांड रन किया, एंड देखो hello.txt बन गया, और उसके अंदर टेक्स्ट भी आ गया है, कंटेंट भी आ गया, दिस इज कंटेंट। वाओ इंटरेस्टिंग। अब मैं यहाँ पे दिस इज कंटेंट को हटा के फलना चिलना लिख दूं तो
तो दिस इज कंटेंट और फलना चिलना दोनों आ जाएगा क्या? नहीं। अब ध्यान से देखो, हेलो डॉट टी है और यहाँ पे फलना चिलना आ गया। तो राइट फाइल आप जब भी करते हो तो पुराना वाला कंटेंट रिप्लेस हो जाता है, नया कंटेंट आ जाता है। ठीक है, तो हालांकि उसका तरीका है कि नया कंटेंट आप कैसे अपेंड करा सकते हो, अपेंड जैसा कुछ आपने देखा था, हाँ अपेंड, तो अपेंड के थ्रू हम लोग अपेंड करा सकते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। देखो कोड बहुत ही सिंपल सिंपल सा है, राइट करना है तो राइट फाइल, डिलीट करना है तो अनलिंक यूज कर सकते हो, रीड करना है तो रीड फाइल। तो कोड बहुत ही सिंपल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे सिंक्रोनस वे यूज कर रहे हो या फिर असिंक्रोनस यूज कर रहे हो, यही आपको समझना है, और यही लोग मिस कर जाते हैं। यहाँ पे आपके पास दो तरीके की चीजें होती है फाइल सिस्टम में, आपके पास दो तरह की चीजें हैं, इसलिए आप दो तरह से काम कर सकते हो फाइल सिस्टम में। एक तो हो गया आपके पास सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, एंड एक हो गया आपके पास असिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस मतलब आपको पता है, सिंक्रोनस मतलब होता है लाइन बाय लाइन कोड रन करेगा एंड वो जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये ब्लॉकिंग कोड हो गया, ब्लॉक करके रखेगा, जब तक फाइल राइट हो रहा है तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। असिंक्रोनस को कह सकते हैं हम लोग नॉन ब्लॉकिंग हो गया, मतलब कि ये राइट कर रहा है और बोल रहा है कि तुम आगे बढ़ो, अपना काम करो, मैं तब तक राइट कर रहा हूँ, रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गया नॉन ब्लॉकिंग। ठीक है, तो आप बोलोगे नॉन ब्लॉकिंग ज़्यादा बढ़िया है, ये तो ब्लॉक कर देगा कोड को, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे जैसे छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं या कॉन्फ़िगरेशन ही करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन के बिना आप आगे बढ़ोगे नहीं, तो उस केस में आप यहाँ पे सिंक वाला यूज़ कर लेते हो, राइट सिंक। वहीं अगर आपको कोई बड़ा फाइल है जिसको राइट करने में टाइम लगेगा या रीड करने में टाइम लगेगा एंड आप चाहते हो कि वो होता रहे साथ ही साथ आगे का कोड भी रन करे, तो उस केस में आप असिंक यूज़ कर लोगे। तो सिंक में तो आपके पास बिल्कुल सिंपल सा है, सिंक कोड आप रन करते हो। ठीक है, आपके पास लास्ट में सिंक लगा हुआ आता है, सिंक लगा हुआ आपको कोड में दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि ये सिंक्रोनस अप्रोच है। असिंक्रोनस में आपके पास दो अप्रोच आते हैं, असिंक्रोनस में आपके पास दो अप्रोच आते, बेसिकली कोड लिखने का तरीका है, आपके पास सिंक असिंक दो ही अप्रोच है, लेकिन असिंक में कोड लिखने का दो तरीका है। एक तो आपके पास कॉल बैक वाला तरीका है, ठीक है, कॉल बैक बेस्ड असिंक्रोनस फाइल सिस्टम आप हैंडलिंग कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे प्रॉमिस बेस्ड कर सकते हो। अब जो ओल्ड कोड बेस है या फिर अभी भी काफ़ी जगह कॉल बैक वाला ही यूज़ होता है, ओल्ड कोड बेस, या देख लो ओल्ड कोड बेस, या फिर अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, कॉल बैक वाला चीज़ यूज़ होता है। लेकिन अगर आप मॉडर्न नोड.जेएस की बात करो तो मॉडर्न वाले में आपके पास प्रॉमिस बेस्ड एक बढ़िया सा सिंटैक्स आपको मिलता है जिससे कि आप टास्क परफॉर्म कर, कॉल बैक में क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा झंझट हो जाता है, प्रॉमिस वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर है, तो आप प्रॉमिस वाला यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग से अपना नया कोड लिख रहे हो या फिर ओल्ड कोड स्टैक है तो आप वहाँ पे कॉल बैक वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तीनों में अभी आपको बताऊंगा, और ये हर चीज़ में यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं सब में आप इस तरह के टास्क कर सकते हो, सिंक्रोनस या फिर असिंक्रोनस। सिंक्रोनस में तो सिंपल सा राइट फाइल सिंक, रीड फाइल सिंक, सिंक लगा दो बस हो गया। असिंक्रोनस में आपके पास दो तरीके की चीज़ें होती है, कॉल बैक एंड प्रॉमिस बेस्ड। एक बार अगर आप सिंटैक्स ध्यान से समझ लो मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कब आप क्या यूज़ करोगे। सिंक्रोनस बेसिकली छोटा मोटा कोई स्क्रिप्ट वगैरह रन करना है या फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल रन करना है और आप चाहते हो कि ये रन हो फिर आगे बढ़े को काम, तो आप सिंक वाला यूज़ कर लोगे, या फिर आप असिंक्रोनस यूज़ करोगे। सिंक्रोनस में दो अप्रोच है, अब उसमें आप अगर कोई नया कोड बेस बना रहे हो तो ऑब्वियसली आप प्रॉमिस बेस्ड यूज़ कर लोगे, अदरवाइज कॉल बैक वाला आपको मिल जाएगा। तो दोनों मैं बता देता हूँ, ये तो सिंक आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। अब असिंक समझते हैं। ठीक है, ये था आपके पास सिंक्रोनस। अब असिंक्रोनस समझते हैं, असिंक्रोनस। ठीक है, तो असिंक्रोनस में क्या होता है, असिंक्रोनस में क्या होता है, fs डॉट राइट फाइल, आपने कोई यहाँ पे सिंक नहीं लगाया लास्ट में, अगर लास्ट में सफिक्स आपको सिंक लगा हुआ मिल रहा है दैट मीन्स वो सिंक्रोनस है, अदरवाइज वो आपका असिंक्रोनस है, बस इतना सा ध्यान रखो। लास्ट में आपका सिंक लगा हुआ मिल रहा है सिंक्रोनस है, अदरवाइज वो कोड आपका असिंक्रोनस है। बहुत ही सिंपल सा है समझने में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो fs डॉट राइट फाइल, अब मैं ऐसा करूंगा तो अभी भी मैं काम वही करूंगा, जैसे मुझे यहाँ पे माई हेलो डॉट टी नाम का एक फाइल बनाना है, तो मैंने फाइल का नाम दे दिया, ठीक है, उसके अंदर कंटेंट मैं दे दूंगा हेलो चचा कैसे हो, ये कंटेंट मैंने डाल दिया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अभी आप देखोगे एक एरर मिलेगा, ये बोलेगा कि कॉल बैक आपने नहीं दिया। ठीक है, कॉल बैक आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप फंक्शन, तो आपने कॉल बैक बेसिकली यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो अब या तो कॉल बैक वाला तरीका यूज कर लो या फिर प्रॉमिस वाला। तो अब क्योंकि आपने राइट फाइल लिखा है तो आप यहाँ पे कॉल बैक वाला तरीका यूज करोगे। कब प्रॉमिस कैसे कॉल बैक करना है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाए। कॉल बैक मतलब नथिंग बट ए फंक्शन, आप एक फंक्शन दे रहे हो, ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा तब वो फंक्शन रन करेगा, दैट इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया है। तो
बस एक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। ये काम कंप्लीट होने के बाद वो फंक्शन रन करेगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन देना है, दैट्स इट, ठीक है। एक फंक्शन दे दिया। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ एरर आ जाए, तो आपको एरर मिलेगा। बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पे एक पैरामीटर मिलता है एरर, अगर कोई एरर आ गया तो आपको एरर मिल जाएगा। बढ़िया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एरर है, तो CLG कर देना एरर को। सिंपली मैं कोड लिख रहा हूँ एफ एल्स वाला जावा स्क्रिप्ट, और कुछ नहीं। एल्स CLG कर देना फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। ओके, तो ये था असिंक्रोनस कोड, ज्यादा कुछ नहीं। fs.write फाइल, इसमें भी ये दो पैरामीटर्स थे कि फाइल का नाम दे दिया हमने, कंटेंट दे दिया। यहाँ पे भी फाइल का नाम दे दिया हमने, कंटेंट दे दिया, लेकिन साथ ही साथ एक कॉल बैक फंक्शन दे दिया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, एक लास्ट में कॉल बैक फंक्शन दे दिया। अब ये कॉल बैक फंक्शन कब रन करेगा? जब ये काम हो जाएगा, निपट जाएगा तो रन करेगा। क्या ये आगे के कोड को ब्लॉक करेगा? ऑब्वियसली ब्लॉक नहीं करेगा, असिंक्रोनस है, आप चेक भी कर सकते हो। तो मैं CLG लिखता हूँ लास्ट लाइन ऑफ कोड, तो आप देखोगे लास्ट लाइन पहले रन कर जाएगा, इसका वेट किए बिना लास्ट लाइन ऑफ कोड रन कर जाएगा, एंड उसके बाद जब वो कंप्लीट होगा तो दिखेगा फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। तो मैं रन करता हूँ नोड इंडेक्स.js, तो आप देखो लास्ट लाइन ऑफ कोड पहले रन कर गया, इसका वेट नहीं किया इसने क्योंकि असिंक्रोनस है। फाइल रिटर्न सक्सेसफुली दिखा रहा है, दैट मीन्स फाइल राइट हो चुका है, कोई एरर नहीं आया। देखो माई हेलो डॉट txt बन चुका है, और यहाँ पे हेलो चचा कैसे हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास असिंक में कॉल बैक बेस्ड, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉमिस बेस्ड। देखो यही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है फाइल सिस्टम में, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सिंपल है। अपेंड करना है, रीड करना है, बस एक छोटा छोटा सा कोड है, वो लिखना है, काम हो जाएगा। सिंटैक्स समझ गए, कब क्या यूज करोगे वो समझ गया, दैट्स इट। कोर क्लियर हो गया आपका। अब उसके बाद जैसे जैसे नीड पड़ेगी वैसे वैसे आप चीजें सीखते रहोगे, ठीक है। सिंक्रोनस कॉल बैक बेस्ड हो गया। उसके बाद डिस्कस करते हैं असिंक्रोनस में ही प्रॉमिस बेस्ड। अब प्रॉमिस बेस्ड में आपको पता है जो बढ़िया तरीका है असिंक अवेट वाला तरीका है। तो असिंक अवेट के लिए आपको लगता है एक फंक्शन, है ना, फंक्शन लगता है। अब यहाँ पे आप इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन लिख दो, या एक फंक्शन ही बना लो। चलो एक फंक्शन बना लेते हो, फंक्शन राइट माई फाइल, या क्रिएट फाइल एक नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, क्रिएट फाइल। ये फंक्शन मैंने बना लिया। फंक्शन इसलिए बनाया ताकि मैं यहाँ पे असिंक अवेट यूज कर सकूँ। असिंक अवेट पता है ना, अवेट करेगा जब तक काम कंप्लीट नहीं हो। ये जावा स्क्रिप्ट की बातें हैं। असिंक अवेट अगर आपको नहीं पता, दैट मीन्स बेसिक है असिंक अवेट। यहाँ पे फंक्शन में मैंने असिंक लगा दिया। असिंक इसलिए लगाया ताकि मैं अवेट यूज कर पाऊँ, ठीक है, अवेट यूज कर पाऊँ। और ये गलत हो गया, फंक्शन के आगे यहाँ पे असिंक लगना है, ठीक है। तो असिंक फंक्शन मैंने बना दिया। अब मैं यहाँ पे अवेट का प्रॉपर तरीके से यूज कर सकता हूँ, लेकिन कैसे? कैसे तो देखो, fs.write फाइल सिंक कर रहे थे सिंक्रोनस के लिए, fs.write फाइल कर रहे थे असिंक्रोनस के लिए, यहाँ पे भी राइट फाइल ही करेंगे लेकिन प्रॉमिस बेस्ड। तो fs डॉट आगे में सबसे पहले आपको मिलेगा एक प्रॉमिस, ठीक है। fs के अंदर आपको मिलेगा प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस के अंदर, प्रोमिसेस के अंदर आपको मिलेगा राइट फाइल। तो ये प्रॉमिस बेस्ड हो गया आपके पास। आप यहाँ पे प्रॉमिस की तरह से हैंडल कर सकते हो असिंक अवेट वाला अप्रोच, कि जब तक काम हो नहीं जाता है तब तक वेट करो, ठीक है। रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट दिखा देना। बाकी हो गया, ये पूरा का पूरा असिंक्रोनस ही है, पूरा का पूरा ये कोड असिंक्रोनस ही है। ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये असिंक्रोनस ही है, ठीक है। ये बाकी के कोड को ब्लॉक नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं अवेट लगा दूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जब तक फाइल राइट नहीं हो जाता है तब तक आगे मत बढ़ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जावा स्क्रिप्ट में सीखनी चाहिए, ठीक है, ना कि नोट जेएस में मैं आपको ये बताने बैठूँ। fs.promises.write फाइल यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं इस बार कुछ और नाम दे देता हूँ, test.txt, और मैं यहाँ पे कंटेंट में कंटेंट है डाल देता हूँ, कंटेंट है। और कॉल बैक फंक्शन नहीं, ये प्रॉमिस बेस्ड है, तो यहाँ पे कोई कॉल बैक वॉल बैक नहीं, बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है यहाँ पे, बस इतना सा काम हो गया, ठीक है। आप समझो काम हो गया। अब असिंक किस लिए लगाया? क्योंकि अगर आपको अवेट यूज करना है तो आप करो, बढ़िया बात है। नहीं करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे क्रिएट फाइल को कॉल करो। क्रिएट फाइल को मैंने कॉल कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा नोड index.js। तो आप देखो आपके पास यहाँ पे टेस्ट नाम का एक फाइल बन चुका है। आप यहाँ पे असिंक भी मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अवेट यूज ही नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, नोड index.js, ठीक है। तो आपका देखो टेस्ट फाइल बन चुका है। टेस्ट फाइल को मैं डिलीट करके वापस से रन करके दिखाता हूँ, नोड index.js, ये देखो टेस्ट फाइल बन चुका है, दिख रहा है आपको। तो ये कितना प्यारा सा इसका सिंटैक्स है कि आपने प्रॉमिस बेस्ड इसको रखा है। अब अगर आपको मान लो कि इसमें जो भी आप टास्क कर रहे हो, ये होने के बाद आपको कुछ काम करना है, जैसे अभी देखो ये वेट तो करेगा नहीं, क्रिएट फाइल में कर रहा हूँ, उसके बाद में CLG करता हूँ, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। या लास्ट लाइन ऑफ कोड में इसे लिख देता हूँ,
लास्ट लाइन ऑफ कोड। पता नहीं मैं आज एग्जाम्पल थोड़ा गलत गलत सा ले रहा हूँ। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, लास्ट लाइन ऑफ कोड आपका रन हो गया। तो ये टेस्ट में हटाता हूँ, ठीक है, और मैं रन करता हूँ। तो लास्ट लाइन ऑफ कोड रन हो गया और यहाँ पे उसके बाद आपका यहाँ पे टेस्ट फाइल बन गया है। अब मुझे पता नहीं चल रहा है ये सिंक असिंक था नहीं था, यहाँ पे कुछ हमने किया ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि वेट करो। क्या बोला मैंने? वेट करो। क्यों वेट करो? क्योंकि मैं इसके बाद करने वाला हूँ कुछ ऐसा, CLG फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। तो ये इसका वेट करेगा जब तक काम हो नहीं जाता है। काम हो जाएगा उसके बाद ये कंसोल कर देगा फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। लेकिन ये पूरा का पूरा कोड असिंक्रोनस है, तो ये आगे के कोड को ब्लॉक नहीं करेगा। बाकी सबसे इंडिपेंडेंट है ये। बाकी सारा टास्क हो रहा होगा, जब ये हो जाएगा तब ये दिखा देगा फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। अच्छा, रन करके दिखाओ तो समझ में आएगा। देखो रन करता हूँ मैं, टेस्ट को वापस से डिलीट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस रन करता हूँ। तो यहाँ पे अभी आ गया अवेट अवेट। अच्छा, अवेट कैसे लगा दिया आपने? असिंक तो बनाया ही नहीं है। मैंने बोला था असिंक फंक्शन बनाना होता है, तभी आप अवेट यूज़ कर सकते हो। अवेट का मतलब है सिंपली वेट करो। तो यहाँ पे मैंने रन किया, देखो लास्ट लाइन ऑफ कोड रन हो गया। क्योंकि ये कोड असिंक्रोनस है तो ये कह रहा है मुझे बाकी से लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट रहो, आप अपना आराम से रन करो। जब मेरा काम हो जाएगा मैं आपको कंसोल कर दूंगा। जब मेरा काम हो जाएगा मैं आपको कंसोल कर दूंगा। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे एरर हैंडल कर रहे थे, इसमें कैसे एरर हैंडल करेंगे? तो आपको पता है आपके पास ट्राई कैच नाम का एक ब्लॉक आता है, ट्राई कैच, उसमें रैप कर दो। तो इसको डाल दो ट्राई के अंदर, ट्राई के अंदर, ठीक है, ट्राई के अंदर आपने डाल दिया। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे आपने CLG कर दिया एरर। तो अब क्या होगा? अब जब भी आप ये फंक्शन रन करोगे ये ट्राई करेगा राइट करने का। अगर हो जाता है सक्सेसफुली तब तो ठीक है, कैच वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, बढ़िया। लेकिन मान लो कोई एरर आ गया इसमें, तो आपके पास ये वाला ब्लॉक रन ना करके आपके पास कैच वाला ब्लॉक रन कर जाएगा और एरर कंसोल हो जाएगा। तो एरर भी हैंडल कर लिया आपने और सिंटैक्स वाइज भी बहुत ही प्यारा सा है ना? बिल्कुल है। तो ऑब्वियसली हमेशा कॉल बैक से बेटर होता है आपके पास प्रॉमिस वाला अप्रोच, असिंक अवेट वाला अप्रोच। और ये सब मैंने आपको जावा स्क्रिप्ट में बताया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था आपके पास असिंक्रोनस। असिंक्रोनस में ही दो तरीके थे, एक कॉल बैक बेस्ड, एक प्रॉमिस बेस्ड। तो कॉल बैक में मैंने आपको बताया, देखो सब में सेम ही है, सिमिलर सिमिलर सा ही है, मिलता जुलता है। एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक, इसमें भी दो पैरामीटर, नाम एंड कंटेंट। एफ एस डॉट राइट फाइल, इसमें भी ऑब्वियसली दो पैरामीटर, नाम कंटेंट, और लास्ट में आपके पास कॉल बैक आ जाएगा एक बस। ठीक है, अलग कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास अगर आप प्रॉमिस वाला यूज़ करना चाहते हो, असिंक्रोनस ही है, लेकिन अगर प्रॉमिस बेस्ड यूज़ करना चाहते हो तो आप प्रॉमिसेस के अंदर से आप राइट फाइल लोगे एंड वही नाम कंटेंट। बाकी सिंटैक्स वाइज आपको पता है, जो जावा स्क्रिप्ट का सिंटैक्स था वही है, अलग कुछ नहीं है। कॉल बैक जो जावा स्क्रिप्ट का था वही है, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, बस एफ ने क्या किया, एफ ने आपको राइट फाइल जैसा एक मेथड दे दिया। वाह, तो एफ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दे रहा है बस आपको। बाकी सिंटैक्स वाइज जो भी देखो तो आप जावा स्क्रिप्ट का ही, अलग कुछ नहीं है, कंप्लीटली JS जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, कोर तो चेंज नहीं होने वाला ऑब्वियसली। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि किस तरीके से राइट कर सकते हैं फाइल को। ठीक है, और इसमें आपके पास फाइल सिस्टम एपीआई में ये तीन तरीके होते हैं, सिंक्रोनस, रीड फाइल सिंक, कॉल बैक, रीड फाइल। प्रोमिसेस में रीड फाइल और वेट का यूज करते हो, और ऑब्वियसली आप प्रोमिसेस के अंदर से इसे लेते हो। या फिर आपके पास एक तरीका है कि अगर प्रॉमिस वाला यूज करना है आपको, तो आप यहां पे प्रोमिसेस डॉट राइट फाइल करने के बजाय आप FS/promises, ठीक है, सजेशन मिल रहा है, FS/promises से आप यहाँ पे राइट फाइल निकाल लो। राइट फाइल, इससे भी आपका काम हो जाएगा। करके दिखाऊं मैं? चलो करके दिखाता हूं। तो कहाँ गया हमारा कोड? ये रहा। इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे अब प्रोमिसेस लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि वो काम हमने यहाँ पे ही कर लिया है। तो प्रोमिसेस लगाने की नीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ FS.write फाइल करेंगे एंड हमारा काम हो जाएगा। तो टेस्ट वाला फाइल बन रहा है ना, तो टेस्ट में डिलीट कर देता हूँ और रन करके दिखाता हूँ आपको। नोड index.js करते हैं और देखो आपके पास यहाँ पे कोई फाइल नहीं बना। क्यों नहीं बना? कोई एरर भी नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? FS.write फाइल कर रहे हैं हम लोग और ऑब्वियसली index.js रन कर रहे हैं। क्या परेशानी है?
सब तो सही है। यहाँ पे प्रोमिसेस लगा दें अगर। अच्छा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं यहाँ पे कर ये रहा हूँ कि एफ एस डॉट राइट फाइल कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे राइट फाइल लिख रखा है। एफ एस आप यहाँ पे कर लो, ठीक है। एफ एस डॉट राइट फाइल अब सही है। मैंने यहाँ पे इसका नाम ही चेंज कर दिया, मैंने राइट फाइल नाम दे दिया, तो राइट फाइल डॉट राइट फाइल अच्छा नहीं लगेगा ना, तो एफ एस डॉट राइट फाइल ठीक है। तो अभी आपका रन करना चाहिए नोड इंडेक्स डॉट जे एस। अब क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत है? अरे यार, फंक्शन ही रन नहीं हो रहा है, फंक्शन ही रन नहीं हो रहा है। ठीक है, नोड इंडेक्स रन किया हमने, और यहाँ पे देखो टेस्ट नाम का फाइल बन चुका है, बहुत ही बढ़िया। खैर ये मिस्टेक तो था, यहाँ पे राइट फाइल नहीं लिखना था, एफ एस लिखना था। बाकी आप राइट फाइल अगर डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगा के राइट फाइल को भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, तो आपको यहाँ पे एफ एस भी नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट फाइल कर सकते हो। तो ये सब तो ऐसा नहीं है कि नोड जेएस का पार्ट है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको डिस्ट्रक्चरिंग वगैरह बता रखा है जावास्क्रिप्ट में ही। ठीक है, तो नोड जेएस समझना है ना, तो सबसे पहले तो आपका कोर बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जेएस, वो स्ट्रांग होना चाहिए, कोर स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी तो नोड जेएस में अलग से बस आपको मॉड्यूल से डिस्कस करने देख लो। सिर्फ यहाँ पे आपके पास राइट फाइल नाम का एक मेथड है, वही हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं। बाकी कोड वाइज तो यहाँ पे आपको पता है सिंक्रोनस क्या होता है, आपको पता है असिंक्रोनस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट की ही बात है। फिर कॉल बैक क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में ही हमने डिस्कस किया है। फिर प्रोमिसेस किस तरीके से हैंडल करते हैं, जावास्क्रिप्ट में डिस्कस किया है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ राइट फाइल नाम का एक मेथड देखा हमने, दैट्स इट। मेथड में ही ये दो तीन तरह के अप्रोच थे जो कि जावास्क्रिप्ट की ही बात है, अलग तो कुछ नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, एंड इतना समझ में आ गया तो इसके बाद अब एक एक करके मैं सारे के सारे मेथड बताता जाऊंगा, वो क्या करता है वो बताता जाऊंगा, एंड दैट्स इट। बाकी आपका काम है, आपको एक टास्क दे रहा हूं मैं कि आप सबको कॉल बैक की तरह लिख के देखोगे, एंड प्रोमिसेस वाला अप्रोच में भी लिख के देखोगे, एंड साथ ही साथ सिंक्रोनस वे में भी लिख के देखोगे। ये आप खुद से करके देखोगे तो आपको और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो हालांकि रीड फाइल करना था मैं सबसे पहले, पहले हमने राइट फाइल कर लिया, बहुत ही बढ़िया। फाइल बनाना सीख गया, रीड भी कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो बढ़िया, राइट फाइल आ गया आपको। क्रिएट फाइल इफ डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल क्रिएट कर देगा अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर का कंटेंट को रिप्लेस कर देगा। मैंने पहले ही बताया आपको, राइट फाइल इस तरीके से राइट कर सकते हैं। ऑल राइट, अब फाइल के अंदर ही अगर आपको कुछ नया कंटेंट ऐड करना है तो अपेंड फाइल उसके लिए होता है। ये चलो फटाफट इसके साथ ही बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि अच्छा, सिंक वे में करूँ या फिर असिंक वे में करूँ, जल्दी से बताओ। चलो असिंक्रोनस वे में ही कर लेते हैं। राइट फाइल के जगह अपेंड फाइल बस करना है, और क्या करना है। अपेंड फाइल करेंगे तो पहले क्या हो रहा था, रिप्लेस हो जा रहा था, अब क्या होगा, कंटेंट है उसके अंदर पहले से प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो कि है, आप यहाँ पे देख लो, टेस्ट डॉट टी के अंदर कंटेंट है, पहले से प्रेजेंट है। उसके अलावा और कंटेंट में डाल दूंगा, न्यू कंटेंट एडेड, ऐसा मैं कुछ डाल देता हूँ। तो क्या ये अपेंड हो जाएगा? ऑब्वियसली अपेंड हो जाएगा। नोड इंडेक्स डॉट जेएस रन करता हूँ तो अपेंड हो गया होगा, ये देखो। नहीं अपेंड हुआ, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे अपेंड फाइल, अच्छा अपेंड फाइल तो यहाँ पे आ गया है, तो फिर अपेंड तो हो जाना चाहिए था। टेस्ट डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे न्यू कंटेंट एडेड, तो ऐड क्यों नहीं हुआ यहाँ पे। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, सब तो सही है। तो यहाँ पे एरर दे रहा है, कॉल बैक आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे ये कॉल बैक वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्टली अगर एफ एस से अपेंड फाइल निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉल बैक वाला है, स्लैश प्रोमिसेस से आपको लेना है, प्रोमिसेस वाला आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो अब वापस से रन करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास नया कंटेंट ऐड हो चुका है, और ये सेम ही लाइन में आ रहा है, तो आप उसके लिए यहाँ पे \n लगा सकते हो, \n, तो ये आपको दूसरे लाइन में दिखाई देगा। ठीक है, ये देखो, न्यू कंटेंट एडेड, एंड इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल कंटेंट अपेंड करा सकते हो एक ही फाइल के अंदर बिना रिप्लेस किए। अगर आप राइट फाइल करते हो तो रिप्लेस हो जाएगा पूरा का पूरा कंटेंट, एंड अगर अपेंड फाइल करते हो तो उसमें जो कंटेंट है वो रहेगा, और बाकी और कंटेंट आपका ऐड हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड अपेंड फाइल, एंड इसी को आप सिंक वे में भी कर सकते हो और कॉल बैक वाला भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी करके बताया। बस आपको पता है कि कॉल बैक वाले में क्या करना है, प्रोमिसेस से नहीं लेना है पहले, तो सिंपली एफ एस डॉट समथिंग, या फिर आप रीस्ट्रक्चर करके निकाल लो एंड कॉल बैक दे दो।
या फिर प्रोमिसेस वाला यूज़ कर लो, एफ एस डॉट प्रोमिसेस, या फिर प्रोमिसेस से आप डीस्ट्रक्चर करके निकाल लो एंड उस तरीके से यूज़ कर लो, या फिर डायरेक्टली आपके पास सबसे सिंपल तरीका है अपेंड फाइल सिंक। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। एंड थोड़ा सा मुझे पानी वानी पीने दो, तब तक के लिए आप इतना प्रैक्टिस करो अपेंड फाइल राइट फाइल को दोनों तरीके से खुद से, एंड फिर उसके बाद रीड फाइल देखते हैं। तो आई होप आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया होगा। एंड अब बात करते हैं रीड फाइल्स की। एंड जो भी डिस्कस कर रहे हैं सब में वही आपको 3 अप्रोचेस मिलते हैं, या फिर आप कॉल बैक वाला यूज़ कर लो, या तो आप सिंक्रोनस वाला यूज़ कर लो, या फिर आप वही प्रोमिसेस वाला यूज़ कर लो। तो मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है रीड करना भी। तो इंडेक्स को मैं यहाँ पे राइट एंड अपेंड बोल देता हूँ, राइट एंड अपेंड डॉट जेएस। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा एक फाइल बना लेते हैं, अदरवाइज कोड थोड़ा गिजमिज सा हो जाएगा। यहाँ पे बोल देते हैं रीड फाइल डॉट जेएस। ठीक है, और यहाँ पे रीड करने का काम करेंगे, तो कॉन्स्ट एफ एस इज इक्वल टू रिक्वायर एफ एस। ठीक है, सिर्फ एफ एस को रिक्वायर करते हैं और एफ एस में से ही जो भी यूज़ करना होगा, चाहे प्रॉमिस वाला चाहे कॉल बैक वाला, वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले तो सिंक देखते हैं। सिंक बहुत ही आसान है, एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक। यहाँ पे आप बेसिकली बताओ कि किसे रीड करना है, तो मैं बोल दूंगा टेस्ट डॉट टी एक्स टी को रीड करना है मुझे, बस इतना सा आपको इतना करना है कि आपने बोला रीड फाइल सिंक और टेस्ट डॉट टी एक्स टी को रीड करना है। अब ये रीड कर ले, अब रीड करके ऑब्वियसली आप किसी वेरिएबल में सेव कर लोगे, क्योंकि ये सिंक्रोनस कोड है, तो आप किसी वेरिएबल में सेव कर लोगे, क्योंकि आपको पता है जब तक ये पूरा काम होगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं, तो आप वेरिएबल में सेव कर सकते हो, कोई प्रॉमिस वगैरह रिटर्न नहीं होगा। तो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू दिस एंड सी एल जी डेटा कर लेते हैं। तो रीड फाइल सिंक का यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट डॉट टी एक्स टी फाइल को रीड कर रहे हैं और डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो इंडेक्स डॉट जे एस नहीं, रीड फाइल डॉट जे एस हमें रन करना है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे बफर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है इतने बच्चे नहीं हो आप, आपको पता है कि इंटरनली जो भी काम हो रहा है वो आपके पास 010101 के तरीके से हो रहा है। सब कुछ यहाँ पे इनकोडिंग डिकोडिंग चल रहा है इंटरनली। ठीक है, मशीन को तो सिर्फ ऑब्वियसली मशीन लैंग्वेज ही समझ में आता है, बाकी हमने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बना दी हैं जिससे कि हमें आसानी हो पाए काम करने में, बट इंटरनली तो वही सारी की सारी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको बफर डेटा मिलता है। अब इसे आप स्ट्रिंग में या रीडेबल कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आप कैरेक्टर इनकोडिंग का यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए कि आपके पास यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें होती है। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा UTF-8। ठीक है, UTF-8, तो आप यहाँ पे UTF-8 मेंशन कर दोगे, जो कि आपके पास एक कैरेक्टर इनकोडिंग टेक्निक है। तो ये आपके पास रीडेबल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा आपके डेटा को, तो आप रीड कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो नोड रीड फाइल डॉट जेएस। तो अब आपके पास यहाँ पे देखो कंटेंट है, न्यू कंटेंट एडेड, एंड जो भी इसके अंदर कंटेंट था वो कंटेंट आपके पास आ रहा है। पहले बफर डेटा मिल रहा था, हमने कैरेक्टर इनकोडिंग लगाया तो आपके पास प्रॉपर रीडेबल स्ट्रिंग आ रहा है अब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बस आप लोग। तो ये आपको समझ में आ गया, रीड फाइल सिंक आपने किया। अब इसमें कॉल बैक देख लो। अब कॉल बैक में क्यों बता रहा हूँ, आप बोलोगे वही सेम टास्क कॉल बैक में भी होगा, उसी तरीके से जैसे हमने राइट फाइल में किया तो वैसे ही करना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि अगर आप थोड़ा भी बेसिकली जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से फ्रेंडली हो तो आपको वो डिफरेंस क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एफ एस डॉट रीड फाइल में करूँगा, ना कि रीड फाइल सिंक, और यहाँ पे आपको ऑब्वियसली टेस्ट डॉट टी एक्स टी फाइल को रीड करना है। ठीक है, कैरेक्टर इनकोडिंग लगा देते हैं UTF-8, बढ़िया। तो रीड फाइल कर रहे हैं UTF-8 और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन। अब कॉल बैक फंक्शन जो है यहाँ पे, यहीं पे आपको एरर मिल रहा होता है और साथ ही साथ डेटा मिल रहा होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप इस तरीके से कॉन्स्ट डेटा ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है ये आपके पास सिंक्रोनस कोड है ही नहीं, ये आपके पास असिंक्रोनस कोड है। तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे इंस्टेंटली डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, कोड आगे बढ़ जाएगा, एंड ये वेरिएबल को आप बाद में यूज़ करोगे तो आपको बेसिकली ये टेक्निक ही गलत है, इस तरीके से नहीं। आपको पता है प्रोमिसेस वगैरह में जब भी यूज़ करते हैं हम लोग असिंक अवेट लगाते हैं, ताकि हमें वेरिएबल बाद में मिल पा रहा हो, प्रॉमिस रिटर्न ना कर रहा हो। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से डेटा देखने का ट्राई करोगे, आपने यहाँ पे कॉल बैक लगा दिया और इसके अंदर चलो आप कुछ नहीं कर रहे हो, बेसिकली कॉल बैक लगा दिया आपने, एरर तो नहीं मिलेगा। तो नोड रीड फाइल डॉट जेएस करते हैं तो आप देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, तो असिंक्रोनस कोड है आपके पास, आपको यहाँ पे अब इस तरीके से नहीं करना है। आपको आप यहाँ पे कॉल बैक वाला अप्रोच अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, एंड आप ऑब्वियसली यहाँ पे इस तरीके से CLG करके डेटा देख सकते हो। चाहो तो आप एरर हैंडल करना चाहो वो भी कर सकते हो, इफ़ एरर CLG एरर या फिर डेटा। तो मैं डायरेक्टली डेटा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा, ये देखो डेटा मिल रहा है। तो ये हो गया आपके पास कॉल बैक वाला अप्रोच। इसी तरीके से आप यहाँ पे
एक मैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन बना देता हूँ, ताकि क्योंकि मुझे असिंक का वेट यहाँ पे यूज़ करना है। तो असिंक, और इस तरीके से मैं यहाँ पे एक फंक्शन असिंक फंक्शन मैंने बना दिया, बढ़िया। और इसके अंदर मैं एफ एस डॉट रीड फाइल, एक्चुअली प्रोमिसेस वाला मैं यूज़ करूँगा, तो प्रोमिसेस डॉट रीड फाइल, और यहाँ पे टेस्ट डॉट टी एक्स टी और करेक्टर इनकोडिंग UTF-8, बढ़िया। तो क्या मुझे यहाँ पे डेटा मिलेगा? अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू और CLG डेटा करूँ, क्योंकि आपको पता है प्रोमिसेस वाले में कुछ ऐसा ही सिंटैक्स होता है, कॉल बैक वगैरह तो यूज़ कर नहीं रहे यहाँ पे, तो ये डेटा आपको मिलेगा यहाँ पे। क्या सच में मिलेगा? चलो रन करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉमिस मिल रहा है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये वेट ही नहीं कर रहा है। देखो डेटा आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, असिंक्रोनस कोड है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, या हो सकता है टाइम नहीं भी लग रहा है, तो ये प्रॉमिस रिटर्न कर दे रहा है कि जब भी डेटा आएगा मैं आपको दे दूंगा। तो प्रॉमिस आ रहा है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा अवेट। ठीक है, अवेट। तो अब यहाँ पे आपका ये वेट करेगा, जब डेटा आ जाएगा तब आपको डेटा यहाँ पे दिखेगा, आगे नहीं बढ़ जाएगा कोड डायरेक्टली। ये अभी क्या हो रहा है, असिंक्रोनस है, तो ये फटाफट आगे बढ़ जा रहा है, बिना इसका वेट किए फटाफट आगे बढ़ जा रहा है प्रॉमिस लेके। लेकिन अब क्या होगा, वेट करेगा, जब तक डेटा आ नहीं जाता है तब तक ये वेट करेगा और डेटा आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे हो गया प्रोमिसेस वाला सिंटैक्स। तो सब में वही सेम, अगर आपने, मैं बार बार कह रहा हूं, जावा स्क्रिप्ट आपका क्लियर है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर है, कोर क्लियर है, तो मॉड्यूल कुछ नहीं है। ठीक है, मॉड्यूल कुछ नहीं है, सारे के सारे मॉड्यूल्स आप फटाफट आसानी से समझ सकते हो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर आपका क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया, रीड फाइल आप जान गए। उसके बाद थोड़ा डायरेक्टरी पे डिस्कस कर लेते हैं कि फोल्डर वगैरह कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद डिलीट विलीट देख लेंगे, रीनेम विनेम देख लेंगे थोड़ा सा। तो एक मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ directory.js। ठीक है, अब डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले तो कॉन्स्ट fs इज इक्वल टू रिक्वायर fs। अब इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनस वाले वे में बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप कॉल बैक एंड TTC आप खुद कर लोगे, या चलो कॉल बैक वाले से बता देता हूँ, सिंक्रोनस तो आसान ही है, बाकी प्रोमिसेस वाला आप कर ही लोगे। ठीक है, तो fs डॉट डायरेक्टरी बनाना है, तो mkdir डायरेक्टरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने बोला एक डायरेक्टरी बना दो, किस नाम से, अल्फा नाम से एक डायरेक्टरी बना दो, और बेसिकली कॉल बैक यहाँ पे ये लेगा, क्योंकि कॉल बेसिकली असिंक्रोनस है, कॉल बैक वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं fs.mkdir। प्रोमिसेस नहीं लगा, दैट मीन्स प्रोमिसेस बेस्ड तो है नहीं ये, और सिंक नहीं लगा, दैट मीन्स सिंक्रोनस भी नहीं है, तो ऑब्वियसली कॉल बैक देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डेटा वगैरह तो कुछ नहीं, डायरेक्टरी बना रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे एरर मिल सकता है, तो वो एरर आप यहाँ पे हैंडल कर लोगे। बाकी मैं यहाँ पे CLG वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल रहने देते हैं कोड। तो ये है नोड directory.js, तो मैंने रन किया, तो आप यहाँ पे देखो एक अल्फा नाम का डायरेक्टरी बन गया। अल्फा नाम का फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो अल्फा नाम का फोल्डर बन चुका है, पहले नहीं था अभी बना है। ठीक है, पहले नहीं था अभी बना है। ज़्यादा जूम हो गया, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया किस तरीके से आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अब अल्फा के अंदर मान लो मैं बीटा नाम का फोल्डर बनाना चाहता हूँ, अल्फा फोल्डर के अंदर बीटा फोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो क्या मैं बना सकता हूँ? अच्छा वाह, अल्फा के अंदर बीटा बन गया। अच्छा, अल्फा के अंदर बीटा है, बीटा के अंदर मैं थीटा, और थीटा के अंदर मैं गामा बनाना चाहता हूँ। क्या बोला मैंने? अल्फा के अंदर बीटा ऑब्वियसली पहले से प्रेजेंट है, अब उसके अंदर थीटा और थीटा के अंदर गामा बनाना चाहता हूँ, तो क्या मैं बना सकता हूँ? अब बोलोगे अब इसमें क्या दिक्कत है, अल्फा के अंदर बीटा बन गया तो थीटा गामा भी बन ही जाएगा। बट आप देखोगे कि नहीं बना, नहीं बना, एरर मिल रहा होगा आपको। हालांकि एरर हमने कंसोल नहीं किया है तो दिख नहीं रहा है, कंसोल कर देते हैं एरर को, तो आपको एरर दिख भी जाएगा। ये देखो क्या एरर मिल रहा है, तो क्या एरर मिल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड। बेसिकली ये ऐसा कह रहा है कि आप गामा नाम का, देखो लास्ट में फोकस करता है, गामा नाम का डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हो थीटा नाम के डायरेक्टरी के अंदर, जो कि बीटा नाम के डायरेक्टरी में अल्फा नाम के डायरेक्टरी के अंदर है। नहीं समझ में आया? देखो सिंपल सा इतना समझ में आता है कि अल्फा डायरेक्टरी के अंदर, बीटा डायरेक्टरी के अंदर, थीटा डायरेक्टरी के अंदर, गामा डायरेक्टरी। तो फोकस ये सिर्फ लास्ट पे कर रहा है कि गामा डायरेक्टरी बनाना है, किसके अंदर बनाना है? थीटा के अंदर। बट क्या थीटा प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। बीटा हमने बनाया था तो अल्फा प्रेजेंट था, तो अल्फा के अंदर बीटा बन गया, लेकिन अभी गामा बनाना है, लेकिन गामा के लिए थीटा चाहिए, और थीटा नाम का कोई डायरेक्टरी है ही नहीं। ये गड़बड़ है। तो इसका मतलब अगर मल्टीपल डायरेक्टरीज, नेस्टेड डायरेक्टरीज हम बना रहे हैं तो एक साथ नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे एक एडिशनल पैरामीटर देना पड़ेगा इस तरीके से, और आपको बोलना पड़ेगा रिकर्सिव ट्रू। रिकर्सिव ट्रू आप कर दोगे तो ये क्या करेगा, अगर थीटा नाम का डायरेक्टरी प्रेजेंट नहीं है तो पहले वो बनाएगा एंड उसके बाद गामा बना देगा। तो अब आप चाहो तो कितने भी नेक्स्टेड डायरेक्टरी बना सकते हो, ये आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो एरर आपको मिल रहा है नल, और यहाँ देखो आप
आपका यहाँ पे अल्फा के अंदर, बीटा के अंदर, थीटा के अंदर गामा बन गया है, और उसके अंदर कोई फाइल बनाना है तो ऑब्वियसली राइट फाइल से आप बना सकते हो। समझ आया आपको? ठीक है, समझ आया। मैं अल्फा को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट किया मैंने। अभी देखो अल्फा बीटा थीटा गामा, अगर रिकर्सिव ट्रू मैं करूंगा तो ये सारे के सारे बन जाएंगे, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा, थीटा है ही नहीं। और थीटा बनाने के लिए आपको बीटा बनाने के लिए अल्फा बनाना पड़ेगा। तो पहले अल्फा बनाओगे, फिर बीटा बनाओगे, फिर थीटा बनाओगे, फिर गामा बनाओगे। और सारे एक साथ बनाने हैं तो रिकर्सिव ट्रू कर दो। अगर इसे गामा बनाना है, गामा के लिए थीटा चाहिए, थीटा बनाएगा। लेकिन थीटा ऑब्वियसली बीटा में बनाना है, बीटा भी नहीं है तो बीटा पहले बनाएगा। बीटा किसके अंदर बनाना है? अल्फा के अंदर। अल्फा भी नहीं तो पहले अल्फा बनाएगा। तो अल्फा बीटा थीटा गामा सब बन जाएगा। ये देखो, अल्फा, अल्फा के अंदर बीटा, बीटा के अंदर थीटा, थीटा के अंदर गामा। तो इस तरीके से आप नेस्टेड डायरेक्टरी बना सकते हो। तो यहाँ पे देख लेता हूँ मैं कि मुझे क्या क्या बेसिकली बताना है, अदरवाइज मैं दिमाग से निकल जाता है कि ये चीज़ भी बतानी होती है। तो क्रिएटिंग फोल्डर समझ में आ गया, नेस्टेड फोल्डर समझ में आ गया, रिकर्सिव क्रिएशन आपको समझ में आ गया, लिस्ट कैसे कर सकते हैं डायरेक्टरीज को, डायरेक्टरी के अंदर जो भी है उसको, तो वो देख लेते हैं। लिस्ट बेसिकली मतलब रीड करना डायरेक्टरी को, लिस्ट करना यानी रीड करना किसी डायरेक्टरी को। तो मैं बोलूँगा fs डॉट रीड डायरेक्टरी, ठीक है, रीड डायरेक्टरी। और मैं डायरेक्टरी का नाम दे दूंगा ./अल्फा, या सिर्फ अल्फा बोल लो क्योंकि ऑब्वियसली इसी फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। तो अल्फा, अल्फा रीड करना है, बढ़िया। तो यहाँ पे करेक्टर इनकोडिंग वगैरह लगाना है क्या? नहीं 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 नहीं। यहाँ पे आप डायरेक्टरी इस तरीके से कॉल बैक दोगे। ऑब्वियसली फाइल आप रीड थोड़ी कर रहे हो, आपको बस डायरेक्टरी लिस्ट करना है। तो यहाँ पे ये आपके पास अल्फा आ गया। अब आपके पास एरर मिलेगा, डेटा मिलेगा। डेटा के बजाय आप बोल दो कि आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर आइटम्स मिलेंगे। अब चाहे फोल्डर हो सकता है या फिर आपके पास कुछ फाइल, डायरेक्टरी के अंदर क्या होगा, या तो फोल्डर होगा या तो फाइल होंगे, यही सब हो सकता है। तो आइटम बोल देते हैं हम लोग, या डेटा ही बोल दो, चलो क्या दिक्कत है, कुछ भी बोल दो। इफ एरर अगर आता है तो CLG कर देना एरर, एल्स एल्स CLG कर देना डेटा। तो अब देखते हैं कि अल्फा के अंदर क्या है। तो अल्फा के अंदर है बीटा। अच्छा 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 अच्छा। अगर मैं अल्फा के अंदर और भी मल्टीपल डायरेक्टरी बना दूँ, तो जैसे मैं अल्फा के अंदर ही एक जावा स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर बना दूँ, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर बना दूँ, तो अल्फा के अंदर अब जावा स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर नहीं बना क्या? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, इसे पहले मैं बंद करता हूँ। और अल्फा के अंदर जावा स्क्रिप्ट एंड रिकर्सिव ट्रू, ठीक है। तो एरर तो ऑब्वियसली नहीं मिलना चाहिए। और अल्फा के अंदर JS नहीं बना, हाँ JS बन चुका है, ठीक है, लेकिन JS कहाँ बना है ये देखो। अल्फा, अच्छा अल्फा के अंदर ही JS बना है, वो फोल्डर का कलर थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि मटेरियल आइकन वाला एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा है, तो इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो अल्फा के अंदर बीटा है और जावा स्क्रिप्ट, और बीटा के अंदर थीटा गामा है। एक और बना लेता हूँ मैं, नोड JS नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ, नोड JS नाम की डायरेक्टरी बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अल्फा के अंदर बीटा है, जावा स्क्रिप्ट है, नोड JS है, ये 3 है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ, लिस्ट करना चाहता हूँ कि क्या क्या है मेरे पास। तो मैं रीड डायरेक्टरी करूँगा, किसे? अल्फा डायरेक्टरी को रीड कर रहा हूँ मैं। और एरर डेटा, एरर है तो एरर दिखा रहा हूँ, अदरवाइज डेटा दिखा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे आपके पास बीटा, जावास्क्रिप्ट और नोड JS आ रहा है। अब ये पता नहीं चल रहा है बीटा फाइल है या फिर डायरेक्टरी है, जावास्क्रिप्ट फाइल है या फिर डायरेक्टरी है, नोड JS फाइल है या फिर डायरेक्टरी है, ये तो पता नहीं चल रहा है। हो सकता है इसके कुछ फाइल हो, जैसे मैं मान लो एक फाइल बना देता हूँ इसके अंदर, फलना फलना नाम का एक फाइल बना दिया और बिना कोई एक्सटेंशन के, ठीक है। तो अभी रन करते हैं वापस से, तो ये देखो फलना भी आ रहा है। अब फलना तो फाइल है, फलना फाइल है, फलना कोई डायरेक्टरी, तो ये कैसे पता चलेगा फाइल है डायरेक्टरी है? लिस्ट तो कर दिया हमने, फाइल है डायरेक्टरी कुछ पता नहीं चल रहा है। इसे एक्चुअली डॉट फलना डॉट TXT बोल देते हैं, ठीक है। तो नोड, अब यहाँ पे आप देखो फलना डॉट TXT, तो ये देखो ये तो चीटिंग हो गया ना कि फलना डॉट TXT हमने नाम रख दिया तो इससे पता चल रहा है कि हाँ ये फाइल है। बीटा फोल्डर ही होगा क्योंकि कोई एक्सटेंशन नहीं है, ऐसे नहीं। इसलिए पता चलना चाहिए कि फाइल है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि फाइल है या फिर क्या है? तो वो कर सकते हैं हम लोग इसके इन्फॉर्मेशन के थ्रू। अगर यहाँ पे हमें डेटा में बेसिकली जो डेटा हमें मिल रहा है, एक एक जो आइटम मिल रहा है, इसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, मेटा डेटा वगैरह मिल जाए, तो हाँ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फाइल है या फिर नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास एक चीज़ होती है, और वो होता है आपके पास ऑब्वियसली एक एडिशनल पैरामीटर आप यहाँ पे दोगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे विथ फाइल टाइप्स। विथ फाइल टाइप्स को हम लोग यहाँ पे कर देंगे ट्रू।
अब जैसे ही इतना करेंगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अब इस तरीके से तो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आइटम नाम का जो एरे मिल रहा है, यहाँ पे एरे मिल रहा है ना, किधर गया ये डेटा में एरे मिल रहा है, तो इसे बेसिकली मैं आइटम्स ही कह देता हूँ। अभी जो एरे है आपके पास, एक आपको पता है एक एरे है, तो इसे लूप किया जा सकता है ऑब्वियसली, तो मैं इसे लूप करूंगा। एल्स के अंदर मैं यहाँ पे आइटम्स डॉट मैप कर लो या फॉर ईच कर लो, आपकी मर्जी। तो एक एक आइटम मिल रहा है, ठीक है, एक एक आइटम आपको मिल रहा है। अब आप यहाँ पे CLG करोगे आइटम को, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे आइटम दिख रहा होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं दिखाना है, ठीक है। ये तो अगेन उसी तरीके से आ गया, बस एरे के अंदर था, एरे टूट गया अभी। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हम लोग इस तरीके से, इफ आइटम डॉट इज फाइल, अगर ये फाइल है, अगर ये फाइल है तो CLG कर दो फाइल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी फाइल होगा ना वहाँ पे आपके पास ये CLG करेगा फाइल। तो ऑब्वियसली एक फाइल है तो यहाँ पे यहाँ पे CLG हो रहा है फाइल, लेकिन इस तरीके से नहीं, फाइल और उसका साथ ही साथ उस फाइल का नाम भी दिखाएंगे हम लोग। तो फाइल और यहाँ पे आइटम डॉट नेम, इस तरीके से उसका नाम भी दिखाएंगे। तो अब आप देखोगे आपके पास यहाँ पे फाइल और फलना डॉट TXT मिल रहा है। उसी तरीके से एक एल्स कंडीशन लगाएंगे, एल्स अगर फाइल नहीं है तो ऑब्वियसली डायरेक्टरी होगा, या फिर आप चाहो तो कंडीशन भी लगा सकते हो, एल्स इफ आइटम डॉट इस डायरेक्टरी, जैसे इस फाइल नाम का एक मेथड था आपके पास, इस डायरेक्टरी नाम का भी एक मेथड होता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आइटम डॉट इस फाइल, मतलब अगर फाइल है तो इस तरीके से कंसोल करना, आगे में आप यहाँ पे प्रीफिक्स लगा देना फाइल एंड फिर फाइल का नाम दिखा देना। अगर डायरेक्टरी है तो आगे में आप यहाँ पे प्रीफिक्स लगा देना डायरेक्टरी एंड फिर आप यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम दिखा देना आइटम डॉट नेम। तो ये थोड़ा सा अब पता चलेगा कि हाँ डायरेक्टरी है या फाइल है। हालांकि इस तरीके से कुछ करते नहीं हम लोग, बस हाँ अगर फाइल पता करना है तो इस फाइल मेथड का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या फिर इस डायरेक्टरी मेथड का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मेटा डेटा आ रहा हो तो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे डायरेक्टरी है एक, अच्छा ये तो आपके पास कमांड है, तो यहाँ पे से स्टार्ट होता है, डायरेक्टरी है बीटा, फिर एक फाइल है फलना डॉट TXT, फिर एक डायरेक्टरी है जावा स्क्रिप्ट, फिर एक डायरेक्टरी है Node.js। तो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से रीड करना भी आ गया है, और एक्चुअली ज़्यादा डिटेल में ही हम लोग रीड करना सीख लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद है रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव कैसे करेंगे। तो रिमूव कैसे करेंगे, सिंपल है। अब इसमें मैं आपको क्या ही अलग से बताऊं, तो fs डॉट रिमूव डायरेक्टरी, बस इतना सा आपको करना है। डायरेक्टरी का नाम बताओ कौन सा डायरेक्टरी रिमूव करना है, तो मैं बोलूँगा अल्फा रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, अल्फा रिमूव करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा, और मैं कॉल बैक फंक्शन देके खाली छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ हैंडल वैंडल नहीं करना है एरर वगैरह। तो बढ़िया, तो मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देखो कि आपको यहाँ पे कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया, एक्चुअली एक एरर मिला होगा, तो चलो देखना ही पड़ेगा एरर क्या है। तो कर ही लेते हैं इफ़ एरर, तो CLG एरर दिखा दो, तो देखते हैं क्या एरर मिला है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें एरर मिला है डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, मतलब अल्फा डायरेक्टरी को आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अल्फा डायरेक्टरी खाली नहीं है। इसका मतलब रिमूव डायरेक्टरी तभी रिमूव करेगा जब वो डायरेक्टरी खाली होगी पूरी तरह से, अगर खाली नहीं होगा तो उसको रिमूव नहीं करेगा, ये एरर मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे वही सेम पैरामीटर आप पास कर दो, रिकर्सिव ट्रू, सजेशन नहीं कभी मिलता है, सजेशन कभी नहीं मिलता है, रिकर्सिव ट्रू कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, रिकर्सिव ट्रू, ठीक है। तो अगर आप रिकर्सिव ट्रू कर दो तो आप देखोगे कि आपका यहाँ पे सब कुछ डिलीट हो गया है, सब कुछ डिलीट हो गया है। अल्फा के अंदर पहले बता रहा था कि अल्फा डायरेक्टरी खाली नहीं है, तो इसने क्या किया, खाली किया उस डायरेक्टरी को, और खाली करने के बाद जैसे राइट में हो रहा था ना डायरेक्टरी जब आप बना रहे थे, वैसे रिमूव के टाइम पे हो रहा है, ठीक है। तो खाली नहीं था तो खाली कर दिया इसने, और फिर इसने सारा डायरेक्टरी डिलीट कर दिया। देखो सब कुछ डिलीट हो गया, अल्फा के अंदर जितना भी था सब कुछ डिलीट हो गया, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो आई होप आपको डायरेक्टरी से रिलेटेड टास्क भी समझ में आ गया, आपको फोल्डर्स बनाना समझ में आ गया, नेस्टेड कैसे कर सकते हैं, रिकर्सिव क्रिएशन, लिस्टिंग फाइल्स, रिमूविंग डायरेक्टरी, MKDIR, रीड DIR, RM, एक्सेस। एक्सेस बेसिकली आपको बताता है कि वो फाइल, पर्टिकुलर फाइल या फिर पर्टिकुलर फोल्डर एक्सेसिबल है या नहीं, और सेम तरीका यूज़ करने का, fs डॉट एक्सेस, अरे यार fs डॉट एक्सेस, एंड यहाँ पे आप फाइल का नाम दोगे कॉमा, और फिर ऑब्वियसली आपके पास वही कॉल बैक फंक्शन, एंड यहाँ पे इफ़ एरर आ रहा है दैट मीन्स फाइल एक्सेसिबल नहीं है, या फिर वो फाइल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अदरवाइज फाइल एक्सेसिबल है तो आप कंसोल कर सकते हो फाइल इज़ एक्सेसिबल, या फिर आप आगे का काम कर सकते हो अगर एक्सेसिबल है तो काफ़ी केसेस में आपको नीड पड़ जाती है कि अगर एक्सेसिबल है दैट मीन्स उसको परमिशन है एक्सेस करने की। होता है ना कुछ फाइल में परमिशन डिनाई है, आप वहाँ उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते, तो अगर परमिशन ही नहीं है
तो ऑब्वियसली आप आगे का टास्क परफॉर्म नहीं करना चाहोगे। तो सबसे पहले आप चेक कर लोगे कि एक्सेसिबल है, अगर एक्सेसिबल है तो आप आगे का टास्क करोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे। दैट इज कॉल्ड एक्सेस। तो स्टैट्स डिस्कस करते समय साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। इसके पहले डायरेक्टरीज तक बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं था। तो डायरेक्टरीज हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लिया। फाइल्स एंड डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर किसी फाइल, किसी पर्टिकुलर फाइल या किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी का कोई इन्फॉर्मेशन हमें निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। मेटा डेटा आप कह लो, स्टैटिस्टिक्स कह लो, जो भी आप कहना चाहो। बेसिकली वो फाइल है या फिर नहीं, वो कितने साइज का है, कब मॉडिफाई किया गया है, कब एक्सेस किया गया है, फाइल सिस्टम कौन से डिवाइस कौन से फाइल सिस्टम से बिलोंग करता है, आईनोड क्या है। अब ये सब तो स्पेसिफिकली आप लिनक्स या यूनिक्स पे जब काम कर रहे होगे या उससे रिलेटेड आप काम करना चाहते हो तभी आप यूज़ करोगे, अदरवाइज नहीं। बस आपको आइडिया रखना है, इतना डिटेल में घुसना नहीं है बिल्कुल इंटरनली कि क्या क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा आप यूज़ नहीं करोगे एज सच एप्लीकेशन बनाते समय, लेकिन हाँ आप स्टैट्स या फिर आप कह सकते हो उससे रिलेटेड डेटा आप इंस्पेक्ट करना चाहोगे ताकि आप देख पाओ कि वो एक्सेसिबल है या फिर नहीं, या जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाह रहे हो उसके लिए वो परफेक्ट है भी या फिर नहीं। तो इस तरह का काम आप करोगे, या ऑब्वियसली नीड पड़ सकती है व्हाट आर इट्स परमिशन, परमिशन हमें है या नहीं, रीड परमिशन है या फिर राइट परमिशन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। तो कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो एक नया फाइल बना लेना। हम लोग पहले किस में थे, directory.js में थे, तो एक नया फाइल बना लेना stats.js, एंड इसमें मैं स्टैट्स से रिलेटेड चीज़ें आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली सेम काम, कॉन्स्ट fs इज इक्वल टू रिक्वायर fs, फाइल सिस्टम को हमने रिक्वायर कर लिया और बहुत ही सिंपल कोड के साथ सिंक्रोनस वे में मैं बोलूँगा स्टैट सिंक। ठीक है, मैं स्टैटिस्टिक्स चाहता हूँ, बेसिकली स्टैट्स चाहता हूँ, तो इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे कौन स्टैट्स, क्योंकि सिंक्रोनसली काम कर रहे हैं हम लोग और इसमें असिंक्रोनसली की अभी कोई नीड है भी नहीं। तो ये क्या हो गया, ठीक है। तो स्टैट्स हमें मिल रहा होगा, CLG करते हैं स्टैट्स को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा डेटा दिखाई देगा, नोड स्टैट्स डॉट जेएस, बढ़िया। तो कुछ एरर आ गया, द पाथ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे हमने बताया ही नहीं किस फाइल का स्टैट्स देखना है, तो ऑब्वियसली फाइल भी तो मेंशन करो। तो hello.txt का हमें देखना है, ये जो hello.txt हमने बना रखा है इसका स्टैट्स हमें देखना है कि कितने साइज का है, कब मॉडिफाई किया गया है, कब एक्सेस किया गया है, etc। तो यहाँ पे नोड stats.js में रन करता हूँ, तो अभी आप देखो आपके पास काफ़ी सारी डिटेल्स आ रही है, कौन सा डिवाइस कौन से फाइल सिस्टम से बिलोंग करता है, रीड राइट एक्सेस क्या है, इसके पास परमिशंस क्या है, से लेके साइज से लेके टाइम तक कब मॉडिफाई किया गया, etc से सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो एक एक पर्टिकुलर डिटेल भी देख सकते हो, जैसे मैं CLG करता हूँ, आपको सबसे पहले देखना है कि ये फाइल है या फिर नहीं, तभी आप कोई काम करना चाहते हो, या फिर फोल्डर डायरेक्टरी है या फिर नहीं, तभी आप कोई काम करना चाहते हो। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। stats.is फाइल एक मेथड है आपके पास, ये ट्रू फॉल्स बताएगा फाइल है या फिर नहीं, तो फाइल है ऑब्वियसली, तो डायरेक्टरी तो नहीं होगा। तो इस डायरेक्टरी से आप चेक कर सकते हो डायरेक्टरी है या फिर नहीं, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स आना चाहिए, डायरेक्टरी नहीं होगा ये। तो देखो पहला ट्रू आ रहा है, दैट मीन्स फाइल्स है, डायरेक्टरी नहीं है। फिर आप चेक कर सकते हो बेसिकली कब मॉडिफाई किया गया है या फिर इसका साइज क्या है, तो इस तरीके से आप साइज देख सकते हो। एंड ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से देख सकते हो। और जो साइज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बाइट में है। ठीक है, बाइट आप समझते हो, KB समझते हो, 1 KB में आपके पास 1024 बाइट होता है, 1 MB में 1024 KB एंड 1 KB में 1024 बाइट आपके पास होता है। तो बेसिक कंप्यूटर की मैथमेटिक्स है, ये सारी चीज़ें आप जान रहे हो, और नहीं भी जान रहे हो तो अभी जानने की नीड नहीं है। तो साइज आपको पता चल गया। फिर इसके बाद आप मॉडिफाई टाइम देख सकते हो, इंस्टेंट या फिर मिली सेकेंड में, जैसे आप देखना चाहो। तो ये देखो आपके पास यहाँ पे टाइम भी आ रहा है, मॉडिफाई टाइम हो गया, फिर आपके पास एक्सेस टाइम हो गया, कब एक्सेस किया गया है बेसिकली। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप स्टैट्स देख सकते हो किसी भी पर्टिकुलर फाइल का या भी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी का। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से आपको स्टैट्स वगैरह देखना है। पेन कहाँ चला गया मेरा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रीनेम कैसे कर सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो हमने देख ली है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले देखते हैं रीनेम, और रीनेम बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपके पास रीनेम में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है आपको। आप यहाँ सिंपली ऑब्वियसली फाइल सिस्टम तो आपको चाहिए FS, तो FS को इंपोर्ट कर लोगे एंड फिर आप बोलोगे FS डॉट रीनेम, और रीनेम सिंक करते हैं तो वो कॉल बैक वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रीनेम सिंक कर लिया मैंने, और मैं बोलूँगा hello.txt को। ये जो hello.txt है आपके पास, देखो hello.txt में कुछ कंटेंट भी आपके पास फलना चलना, तो इस hello.txt को मैं क्या करूँगा, hello.txt को मैं रीनेम कर दूंगा न्यू hello.txt में।
तो जो hello डॉट टी एक्स टी था उसका नाम मैंने क्या कर दिया, न्यू hello डॉट टी एक्स टी। रीनेम मतलब आपको पता है नाम चेंज करना है बेसिकली। तो फाइल का नाम था hello डॉट टी एक्स टी, नया नाम मैंने दे दिया न्यू hello डॉट टी एक्स टी। तो क्या ये रीनेम हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा। रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने रन किया देखो hello डॉट टी एक्स टी अब नहीं रहा, hello डॉट टी एक्स टी अब नहीं रहा, रीनेम हो चुका है न्यू hello डॉट टी एक्स टी में। देख रहे हो hello डॉट टी एक्स टी खत्म हो गया, न्यू hello डॉट टी एक्स टी आ गया। बेसिकली hello डॉट टी एक्स टी जो था उसी को न्यू hello डॉट टी एक्स टी बना दिया गया। तो फलना चिलना अभी भी इसमें है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हो। साथ ही साथ फोल्डर को भी इसी तरीके से आप रीनेम कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई पर्टिकुलर फोल्डर होता, अगर यहाँ पे अभी नहीं है, मैं बना देता हूँ एक fs.mkdir sync, और मैं एक फोल्डर बनाता हूँ अल्फा नाम का, और कुछ नहीं, बस एक फोल्डर बनाना है अल्फा नाम का। ठीक है, तो ये लो आपके पास एक फोल्डर बन गया। हालांकि डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते थे राइट क्लिक करके, बट ठीक है कोड के थ्रू कर रहे हैं तो उसी से हमने बना लिया। तो एक फोल्डर बना लिया, फोल्डर को रीनेम करना है तो fs.rename sync बोलेंगे। सेम होता है, रीनेम अगर फोल्डर को करना है या फिर फाइल को करना है, सिर्फ और सिर्फ आप रीनेम यूज करोगे, रीनेम सिंक। और अगर कॉल बैक वाला यूज करना है तो रीनेम, अदरवाइज promises डॉट रीनेम, वो आप जानते हो। तो रीनेम ही यूज करना है दोनों में। तो रीनेम सिंक करेंगे हम लोग, और यहाँ पे फोल्डर का नाम है अल्फा, तो अल्फा को रीनेम कर देना है आपको। मान लो अल्फा का नाम बीटा कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आप ध्यान से देखना वहां पे जहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा की जगह ये क्या हो जाएगा आपका, बीटा हो जाएगा। देखो अल्फा था, अभी क्या हो गया, बीटा हो गया। तो इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हो। अब रीनेम के थ्रू ये आप मूव भी कर सकते हो। मूव आपको पता है ना क्या होता है, मतलब कि एक जगह से हटा के दूसरे जगह रख देना, एक जगह से हटा के दूसरे जगह रख देना। ठीक है, कॉपी में क्या होता है कि उस जगह भी है और दूसरे जगह भी आ गया, तो ये आपको पता है। तो रीनेम से ही आप मूव भी कर सकते हो। तो ये बहुत सी सिंपल है। जैसे मान लो ये स्टैट्स जो है, stats.js को, या stats.js फाइल रहने देते हैं, txt फाइल को ही मूव करते हैं। test.txt जो है आपके पास, इसको आपको मूव करना है बीटा के अंदर। तो क्या करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं, आप बोलोगे fs.rename बोलोगे test.txt जो है, test.txt बेसिकली आपने यहाँ पे पाथ या फाइल जो भी है आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, रिलेटिव पाथ आपने दे दिया, एंड फिर उसके बाद आप बोलोगे अब इसको रीनेम कर देना है किसमें, बीटा/test.txt। मैंने नाम चेंज नहीं किया, आप चाहो तो नाम भी चेंज कर सकते हो। मैंने बोला test.txt को रीनेम कर दो बीटा/text.txt। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मूव ही तो हुआ ना, कि पहले text.txt था, मतलब कि इसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर text.txt प्रेजेंट था। अब क्या होगा, अब बीटा वाले फोल्डर के अंदर text.txt प्रेजेंट होगा। रीनेम मतलब यही हुआ, जो पाथ था उसी को हम रीनेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पाथ ये था, अब यहाँ पे पाथ ये हो गया, दैट इज कॉल्ड रीनेम। और बेसिकली इसी को मूव भी कह सकते हैं हम लोग। तो रन करेंगे तो अभी आपके पास एक एरर मिलेगा कि कॉल बैक आर्ग्यूमेंट आपने नहीं दिया। ऑब्वियसली रीनेम सिंक कर लेते हैं तो कॉल बैक आर्ग्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। तो CLS करते हैं, रन करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर से हट गया, test.txt यहाँ पर से हट गया, यहाँ पे था, अब कहाँ आ गया, बीटा के अंदर आ गया। तो दैट इज कॉल्ड मूव। आप चाहो तो नाम भी चेंज कर सकते थे। अब जैसे आप बीटा के अंदर test.txt है, ठीक है, तो बीटा के अंदर test.txt को बीटा के अंदर फलना.txt बना देते हैं। तो क्या बना सकते हैं, ऑब्वियसली बना सकते हैं। तो बीटा के अंदर फलना.txt हो गया, रीनेम हो गया एक तरीके से। ठीक है, मैं एक बार और मूव करके आपको दिखाता हूँ और क्लियर होगा। तो एक डायरेक्टरी और बनाते हैं और बेसिकली इसी को अनकमेंट करते हैं। अल्फा नाम का डायरेक्टरी है ना, एक बीटा नाम का डायरेक्टरी है, तो एक अल्फा नाम का डायरेक्टरी बनाते हैं। तो ये लो अल्फा नाम का डायरेक्टरी बन गया आपके पास। ठीक है, अभी क्या है, अल्फा डायरेक्टरी खाली है, बीटा डायरेक्टरी के अंदर आपके पास है फलना.txt। अब मैं क्या करूंगा, मैं रीनेम और मूव दोनों एक साथ कर सकता हूं। यहाँ पे मैं बोलूंगा बीटा के अंदर जो text.txt है, बीटा के अंदर जो text.txt, अब इसका नाम फलना हो चुका है तो बोलेंगे फलना.txt है। ठीक है, तो बीटा के अंदर जो फलना.txt है उसको मैं क्या करूंगा, अल्फा के अंदर डाल दूंगा, अल्फा के अंदर, और रीनेम भी कर दूंगा। मैं बोलूंगा फलना.txt की जगह चिलना.txt कर दो। ठीक है, तो बीटा के अंदर जो फलना.txt, देखो ज्यादा कुछ नहीं, बस पाथ जो यहाँ पे है पुराना वाला पाथ, आपको नया पाथ देना है। तो पुराने वाले पाथ से नए वाले पाथ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर नाम सेम दोगे तो सेम ही नाम रहेगा। ठीक है, बस मूव हो जाएगा वो। और अगर नाम भी चेंज कर रहे हो तो कह देंगे कि रीनेम हो गया। बस रीनेम से ही दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। तो बीटा के अंदर जो फलना.txt है, बीटा के अंदर जो फलना.txt है उसको मैंने बोला अल्फा के अंदर चिलना.txt कर दो। ठीक है, सिर्फ चिलना बोल दिया मैंने, चिलना.txt कर दो। बढ़िया, तो बीटा के अंदर जो फलना.txt है इसको रीनेम कर दिया मैंने अल्फा/चिलना.txt। तो बेसिकली कहना तो यही चाह रहे हैं ना कि बीटा खत्म हो गया, अल्फा के अंदर आ गया, अल्फा स्लैश यानी अल्फा के अंदर आ गया, फलना.txt था, चिलना.txt हो गया। तो रीनेम और मूव दोनों एक साथ हो गया। रन करते हैं तो देखो बीटा के अंदर अब कुछ नहीं है, बीटा के अंदर अब कुछ नहीं है, अल्फा के अंदर चिलना.txt, अगर कॉन्टेंट वही है देख लो। ठीक है, कॉन्टेंट चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप रीनेम भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। सेम टू सेम आप फोल्डर के लिए भी कर सकते हो। मैं कहता हूं fs.rename sync करो
अल्फा वाला जो फोल्डर है, ये जो अल्फा वाला फोल्डर है, इस अल्फा वाले फोल्डर को बीटा के अंदर डाल दो। अल्फा के अंदर ऑलरेडी चिलना डॉट टीएक्सटी है, तो ये अल्फा को बीटा के अंदर डाल दो। बीटा के अंदर अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि अल्फा वाले फोल्डर को क्या करो, मूव कर दो बीटा स्लैश अल्फा, ठीक है। तो अल्फा जो है, अल्फा 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 फोल्डर है, उसको क्या कर दिया हमने, बीटा स्लैश अल्फा कर दिया, यानी कि बीटा के अंदर अल्फा। तो अल्फा जो है बीटा स्लैश अल्फा, बीटा के अंदर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। रन करते हैं तो अभी देखो क्या हो गया, बीटा के अंदर अल्फा आ गया और अल्फा के अंदर चिलना है। देख रहे हो आप, बीटा के अंदर अल्फा आ गया और अल्फा के अंदर चिलना प्रेजेंट है। तो पूरा का पूरा मूव हो गया और रिकर्सिव ट्रू करने की नीड भी नहीं पड़ी। पता नहीं कॉल बैक वाले या फिर असिंक में रिकर्सिव ट्रू करने की नीड पड़ती है नहीं पड़ती, वो आप देख लेना। अगर मूव नहीं हो रहा है, कोई एरर मिल रहा है, तो आप रिकर्सिव ट्रू कर दोगे तो उसके अंदर जितना भी कंटेंट है सब चला जाएगा। जैसे कि हमने देखा था, किस में देखा था रिकर्सिव ट्रू, बेसिकली डायरेक्टरी बनाते समय देखा था कि अगर डायरेक्टरी प्रेजेंट नहीं है तो बना देना एंड फिर उसके अंदर वो डायरेक्टरी बना देना। तो रिकर्सिव ट्रू वाला ऑप्शन अगर आपको नीड पड़ती है तो आप यूज़ कर लेना। बाकी तो यहाँ पे हमारा हो गया है बीटा के अंदर अल्फा और अल्फा के अंदर जो चिलना था वो भी मूव हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फोल्डर के लिए भी कर सकते हो। तो रीनेम से तो आपका बहुत सारा टास्क हो गया, रीनेम से तो आपका बहुत सारा टास्क हो गया। रीनेम से आपने फोल्डर को भी रीनेम कर लिया, फाइल को भी रीनेम कर लिया, फिर रीनेम से आपने फोल्डर को भी मूव कर लिया एंड फाइल को भी मूव कर लिया। तो रीनेम बड़ा प्यारा है, रीनेम से आपके चारों काम हो गए। फिर कॉपी फाइल, अब कॉपी फाइल भी बहुत सिंपल है, कॉपी फाइल भी बहुत सिंपल है, नाम से पता चल रहा है। कॉपी फाइल मतलब कॉपी करेगा फाइल को, ठीक है। तो fs डॉट cp फाइल लिखते हैं तो कॉपी फाइल सजेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉपी फाइल आपको लिखना है और कॉपी फाइल सिंक करते हैं एक्चुअली, तो कॉल बैक वगैरह देने की नीड नहीं पड़ेगी। तो अब कॉपी फाइल करना, कॉपी का मतलब आपको पता है, जहां पे है वहां पे भी रहेगा और जहां पे हमें और चाहिए वहां पे भी आ जाएगा। बेसिकली कॉपी कर रहे हैं, एक कॉपी बना रहे हैं उसका। तो एग्जिस्टिंग फाइल तो प्रेजेंट रहेगा, नया एक और उसी का कॉपी बन जाएगा, ठीक है। तो मान लो रीड फाइल का कॉपी, रीड फाइल डॉट जेएस का कॉपी बनाना चाहते हैं। तो रीड फाइल में हमने देखो कितना सारा टास्क कर रखा है रीड फाइल में, ठीक है। रीड फाइल डॉट जेएस में कितना सारा टास्क कर रखा है, इसका कॉपी बनाना चाहते हैं तो बोलेंगे रीड फाइल डॉट जेएस का कॉपी बना दो और इसका नाम दे दो न्यू कॉपी, कॉपी रीड फाइल डॉट जेएस, ठीक है। रीड फाइल डॉट जेएस का कॉपी बना दिया और नाम क्या दिया हमने, कॉपी रीड फाइल डॉट जेएस। अगर रीनेम करते तो ये फाइल खत्म होके ये फाइल बन जाता, बेसिकली उसका नाम चेंज हो जाता। लेकिन अब क्या होगा, ये फाइल रहेगा, साथ ही साथ एक नया कॉपी बन जाएगा इस वाले का, बेसिकली इस वाले का रीड फाइल जो है उसका कॉपी बन जाएगा, कॉपी रीड फाइल डॉट जेएस नाम दे दिया हमने। तो रन करते हैं तो देखो रीड फाइल प्रेजेंट है पहले से और उसका एक कॉपी रीड फाइल बन गया है। तो देखा, कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया, कितनी आसानी से कर दिया एक कोड के थ्रू। ना तो हमने कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया कर्सर से, या फिर ना तो हमने कोई अलग से फाइल बनाया, या यहाँ पे भी इस तरीके से हमने कुछ कॉपी वॉपी नहीं किया, डायरेक्टली इस तरीके से कॉपी हो गया। तो आप कोड करते करते कॉपी पेस्ट भी यहाँ पे कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया आपको कॉपी फाइल। और कॉपी फोल्डर के लिए, कॉपी फोल्डर के लिए भी सिंपल है, fs डॉट cp करोगे बस आप, cp सिंक कर देते हैं, cp मतलब कॉपी, ठीक है। फाइल के लिए पूरा का पूरा कॉपी फाइल लिखना होता है, यहाँ पे cp बस लिखोगे, कॉपी आपका फोल्डर ही समझ लेगा और डायरेक्टरी समझ लेगा। तो cp सिंक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉल बैक वगैरह ना देना पड़े। तो बीटा वाले फोल्डर को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। बीटा वाले फोल्डर को कॉपी कर लेते हैं और न्यू बीटा एक बनाते हैं, न्यू बीटा फोल्डर। तो बीटा वाले फोल्डर का कॉपी बना लिया और हमने नाम दे देते हैं, चलो कॉपी बीटा, कॉपी बीटा, ठीक है। तो बीटा का कॉपी बनाया हमने, कॉपी बीटा। रन करें, रन करते हैं। तो रन किया हमने और रन करने पे कॉपी नहीं बना, हमें मिला एक एरर। और ये एरर ऑब्वियसली इसलिए मिल सकता है, वही मैंने बताया था ना रिकर्सिव वाला ऑप्शन। अब देखो बीटा के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, अल्फा एक डायरेक्टरी है, अल्फा के अंदर चिलना है। तो कॉपी क्या कॉपी करना चाहते हो आप, सिर्फ बीटा को करना चाह रहे हो कॉपी, तो बीटा तो खाली तो है नहीं जो कि कॉपी हो जाएगा। बीटा के अंदर और भी चीज़ें हैं, तो उसको भी कॉपी करना चाहते हो तो आप बताओ यहाँ पे रिकर्सिव ट्रू, ठीक है, रिकर्सिव ट्रू। तो सारी की सारी चीज़ें कॉपी हो जाएंगी। तो क्लियर करते हैं एंड ये लो कॉपी हो गया, कॉपी बीटा। और उसके अंदर अल्फा है, अल्फा के अंदर चिलना टीएक्सटी है। तो बीटा का एग्जैक्ट कॉपी बन गया, उसके अंदर जितना भी कंटेंट था सब कुछ आ गया। तो इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हो। तो आई होप आपको कॉपी भी समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था। और डिलीट करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए आप यूज़ करते हो अनलिंक का, फाइल को डिलीट करने के लिए अनलिंक। और ये सब का आप कॉल बैक वाला वर्जन यूज़ कर सकते हो, वर्जन मैं कह रहा हूँ बेसिकली असिंक्रोनस वे में भी आप यूज़ कर सकते हो कॉल बैक वाला अप्रोच से, या फिर आप प्रोमिसेस वाले अप्रोच से, जो चाहो आप यूज़ कर सकते हो सेम तरीके से जो मैंने पहले आपको बताया। तो fs डॉट अनलिंक सिंक करेंगे तो इससे फाइल डिलीट होगा आपका। तो डिलीट करना है, मान लो कॉपी रीड फाइल जो हमने बनाया ना उसको डिलीट करना है, कॉपी रीड
फाइल डॉट जेएस, कॉपी रीड फाइल डॉट जेएस। ठीक है, ये रीड फाइल तो रहने देते हैं, कॉपी रीड फाइल डिलीट कर देते हैं, जो कॉपी हमने बना रखा है। रन किया हमने, देखो डिलीट हो गया, यहाँ से हट गया। तो इस तरीके से आप फाइल को डिलीट कर सकते हो। फोल्डर को डिलीट करने के लिए fs डॉट रिमूव dir करोगे। अच्छा, मैं कमेंट क्यों कर रहा हूँ, rmdir sync, तो इससे फोल्डर रिमूव हो जाएगा। तो बीटा कॉपी को रिमूव करते हैं, कॉपी बीटा, ठीक है, तो इसको रिमूव करते हैं, तो क्या ये रिमूव हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे रिकर्सिव ट्रू देना होगा, खाली तो है नहीं ये, तो रिकर्सिव ट्रू, ठीक है, और रन करते हैं, तो ये देखो रिमूव हो गया। बीटा को भी रिमूव कर देते हैं, फालतू का फोल्डर है ये, तो बीटा भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फोल्डर रिमूव कर सकते हो। फाइल रिमूव करना है, फाइल डिलीट करना है तो अनलिंक, और फोल्डर डिलीट करना है तो rm। अब सिंपल तरीके से मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन कराता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा, सच कह रहा हूँ मैं, आपको मज़ा आ जाएगा। एक भी चीज़ में कन्फ्यूजन अगर आपको रह गया है तो सब अभी क्लियर हो जाएगा आपका। कंप्लीट फाइल सिस्टम ऑपरेशंस आपने देख लिया, क्या क्या था आपके पास, क्रिएट फाइल, और कौन कौन से एपीआई आप यूज़ कर रहे हो, तो राइट फाइल एपीआई यूज़ कर रहे हो, रीड फाइल, mkdir, रीड dir, लगभग सब हमने देख लिया। क्रिएट फाइल के लिए राइट फाइल हम लोग यूज़ करते हैं, रीड करने के लिए रीड फाइल यूज़ करते हैं, क्रिएट डायरेक्टरी के लिए mkdir, रीड डायरेक्टरी के लिए रीड dir, रीनेम के लिए रीनेम, और ये दोनों ही रीनेम करता है, फोल्डर और फाइल दोनों। कॉपी के लिए कॉपी फाइल के लिए, और फोल्डर के लिए बेसिकली डायरेक्टरी के लिए cp, और मूव करने के लिए भी रीनेम यूज़ करते हैं, फोल्डर और फाइल दोनों के लिए। और डिलीट फाइल के लिए अनलिंक, डिलीट फाइल या डायरेक्टरी के लिए rm। और फाइल सिस्टम में आपके पास फाइल डायरेक्टरी होता है, और दोनों में ये सारे के सारे ऑपरेशंस आप कर रहे होते हो, क्रिएट, रीड, रीनेम, कॉपी, मूव, डिलीट, इतना ही ऑपरेशन कर रहे होते हो, चाहे डायरेक्टरी हो चाहे फाइल हो, इतना ही ऑपरेशन कर रहे होते हो। और ये सब हमने सीख लिया। अब एक चीट शीट मैं आपको देता हूँ जिससे आपको मज़ा आ जाएगा। ये रहा आपके पास चीट शीट। फाइल सिस्टम में आपके पास दो चीज़ें होती है, फाइल और डायरेक्टरी। अब फाइल में आपके पास अगर क्रिएट करना है तो राइट फाइल, रीड करना है तो रीड फाइल, और ऑब्वियसली राइट फाइल सिंक, राइट फाइल एंड प्रोमिसेस डॉट राइट फाइल, ये तीनों अप्रोच मैंने आपको बताया और सब में फॉलो होगा ये। तो क्रिएट के लिए राइट फाइल, रीड के लिए रीड फाइल, कॉपी करने के लिए कॉपी फाइल। ठीक है, ये फाइल में बिल्कुल अलग है फोल्डर से। फिर डायरेक्टरी में क्या अलग है, तो क्रिएट के लिए mkdir करते हैं, रीड के लिए रीड dir करते हैं, dir मतलब डायरेक्टरी, mkdir मेक डायरेक्टरी, रीड dir रीड डायरेक्टरी, कॉपी cp। ठीक है, कॉपी के लिए सिर्फ cp लिखना होता है। तो मेक dir, रीड dir मतलब रीड डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी। ठीक है, तो क्रिएट, रीड, कॉपी फाइल के लिए समझ में आ गया, और डायरेक्टरी के लिए क्रिएट, रीड, कॉपी समझ में आ गया। ये तीनों इसमें और ये तीनों इसमें अलग होता है। सेम क्या होता है, सेम होता है रीनेम और मूव। रीनेम और मूव दोनों के लिए हम लोग रीनेम ही यूज करते हैं, रीनेम और मूव दोनों के लिए रीनेम ही यूज करते हैं। ठीक है, दोनों के लिए रीनेम, चाहे फोल्डर को रीनेम करना हो चाहे फाइल को रीनेम करना हो, दोनों के लिए रीनेम यूज करेंगे। मूव भी करना है तो फोल्डर के लिए भी सेम एंड फाइल के लिए भी सेम, और वो भी रीनेम से ही हो जाएगा। बढ़िया, तो रीनेम एक बहुत तगड़ा है आपके पास, इससे दोनों टास्क हो जाता है, मूव भी एंड रीनेम भी, और फाइल फोल्डर दोनों के लिए काम करता है। फिर अगर डिलीट की बात करें तो डिलीट दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। हालांकि डिलीट यहीं पे लिख देना चाहिए था, क्या हो जाता, तो ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख रखा है तो यहाँ पे, अच्छा ये एक बताने के लिए बेसिकली इसने चार्ट को लंबा कर दिया है। तो डिलीट के लिए आपके पास यहाँ पे होता है अनलिंक, किसके लिए, फाइल के लिए, और डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो rm मतलब रिमूव। ठीक है, अनलिंक और rm, दैट्स इट। rmdir होता है या सिर्फ rm होता है, rmfs.rm सिर्फ rm होता है। ठीक है, सिर्फ rmdir भी होता है, rm यूज कर सकते हैं। तो अनलिंक और फिर rm। अब rm यहाँ पे आपके पास दे रखा है कि फाइल और डायरेक्टरी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ये सच बात है क्या, चलो देख लेते हैं। fs.rm और मैं बोलता हूँ myhello.txt कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब याद बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको, तो रन करते हैं, तो हाँ खत्म हो गया। कॉल बैक इज नॉट ए फंक्शन, कॉल बैक एरर आ रहा है। अच्छा, कॉल बैक हमने नहीं दिया, हालांकि डिलीट हो गया। ठीक है, कॉल बैक हमने नहीं दिया, rm सिंक करना चाहिए था, rm सिंक। तो ये rm जो है आपके पास फाइल और डायरेक्टरी दोनों के लिए काम करेगा। अनलिंक सिर्फ और सिर्फ फाइल के लिए काम करता है। rmdir अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी के लिए काम करता है, और rm जो है फाइल डायरेक्टरी दोनों के लिए काम करता है। और रिकर्सिवली करना है, मतलब उसके अंदर और कंटेंट है डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट, तो आप एक ऑप्शन डाल दोगे रिकर्सिव ट्रू एंड आपका सब कुछ हो जाएगा। तो ये एक चीट शीट से आपको आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। fs.write फाइल राइट करने के लिए आप इधर बिना देखे बताओ कि किससे क्या कर रहे हैं हम लोग। fs.write फाइल राइट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए fs.read फाइल, रीड करने के लिए fs.rename, रीनेम करने के लिए fs.copy फाइल,
फाइल कॉपी करने के लिए fs डॉट रीनेम, ऑब्वियसली मूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक रीनेम होगा रीनेम के लिए, एक रीनेम होगा मूव करने के लिए। अगर फोल्डर वगैरह कुछ मेंशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको मूव माना जाएगा। fs डॉट अनलिंक, डिलीट करने के लिए किसे, फाइल को। फिर डायरेक्टरी में mkdir है, डायरेक्टरी बनाने के लिए रीड दिया है, डायरेक्टरी रीड करने के लिए, रीनेम करने के लिए ऑब्वियसली सेम है। cp कॉपी करने के लिए रिकर्सिव ट्रू कर दोगे तो उसके अंदर जितना भी फोल्डर और बना हुआ है वो सारा का सारा कॉपी हो जाएगा। और रीनेम करने के लिए तो हमने देख लिया, ये मूव ही हो गया एक तरह से, पुराना बैकअप है और नया आर्चिव स्लैश बैकअप, मतलब आर्चिव फोल्डर के अंदर हमने डाल दिया तो ये मूव हो गया। fs डॉट rm आर्चिव रिकर्सिव ट्रू, ठीक है। rm आपको पता है कि डिलीट करने के लिए यूज़ होता है, बढ़िया। तो आई होप आपको फाइल सिस्टम कंप्लीटली समझ में आ गया है। फाइल सिस्टम में इतने सारे टास्क होते हैं और किस किस तरीके से कर रहे होते हैं, क्या क्या अप्रोच होता है, सिंक्रोनस असिंक्रोनस, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। तो फाइल सिस्टम मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट तो नहीं कहना चाहिए, काफ़ी सारे, एक मॉड्यूल अगर आप देखोगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप मिलेगी। आप Node.js के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे जाके आप देखोगे काफ़ी सारे कोर मॉड्यूल्स प्रेजेंट है। हर एक मॉड्यूल का आप डॉक्यूमेंटेशन देख लो, काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो आप पढ़ते जाओगे, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो ज़्यादा बेटर तरीका है कि जो जो यूज़ आते जा रहा है, एक कोर आप क्लियर रखो या कोर से थोड़ा ऊपर तक क्लियर रखो, आप बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखो, और फिर जैसे जैसे यूज़ आता जाता है वैसे वैसे आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हो एंड काम कर सकते हो। बाकी इतना बहुत ज़्यादा है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।